सिमरन जहानी। तो कैसे हैं मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स? तो भाई 12 मार्च को है हमारा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है। अगर आपको 12 मार्च वाले पेपर के अंदर 80 आउट ऑफ 80 लेकर आनी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हो। मुझे पता है इससे पहले तुम बहुत बार इंग्लिश पढ़ चुके हो और हर 10 दिन बाद तुम्हें एक नया वन शॉट चाहिए होता है जो तुम्हें दावा करता है कि तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। बट लेट मी टेल यू, अभी तक नहीं आया ना समझ में, नहीं निकल देना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारी दीदी ने अभी तक वन शॉट अपलोड नहीं करा था ना। तो आज और अभी से जो भी बच्चा इस वन शॉट को अटेंड करने वाला है उसके आगे 80 ऑन 80 रेडी हो जाओ और जल्दी से कमेंट सेक्शन स्टार्ट करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं हमारी फ्लेमिंगो बुक इन वन शॉट। ये रहा हमारा पूरा का पूरा सिलेबस, लास्ट लेसन से लेकर हमारा आखिरी चैप्टर गोइंग प्लेसेस वी विल कवर विद इन 1 से 1.5 घंटा। तो भाई मैं कमेंट सेक्शन में लिखो 80 ऑन 80, क्योंकि 80 नंबर का पेपर जो 12 मार्च को होने वाला है इस वन शॉट को देखने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है हमारे को, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और मैं आपको बताती हूं क्या प्रोसीजर रहेगा हमारा पढ़ने का। ये जो मैंने नोट्स क्रिएट कर दिए हैं, बस इनकी एक रीडिंग लगानी है आपको। इसकी एक रीडिंग से आपके कितने ही भयंकर क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर, लॉन्ग शॉर्ट कॉम्पिटेंसी एक्सट्रैक्ट, बस मेरे इन नोट्स से सब हो जाएगा। तो आज मैं आपको इन्हीं नोट्स से पढ़ाऊंगी एंड देन यही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। कहाँ मिलेंगे? मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेंगे, वहां जाके मुझे सब्सक्राइब करना है आप लोगों को। दैट्स इट, यू विल गेट ऑल द नोट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लग चुका है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करेंगे। टाइमर लगा लो अपने फोन के अंदर। आई विश 1 से 1.5 घंटे में, या चलो हाथ से हाथ 1 hour 45 मिनट्स में मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं, जिससे मेरे लेजेंड्स जो पेपर से 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ने आते हैं उनके भी 80 ऑन 80 आ जाए, बिकॉज आई एम हियर। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर को, द लास्ट लेसन। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके राइटर का नाम क्या है, और जितने भी हमारे चैप्टर्स आते रहेंगे सभी के राइटर्स के नाम को आपको साथ ही के साथ में मुझे कमेंट करते रहना है। अपना नाम भी कमेंट कर दो, मतलब कमेंट रोकने नहीं है आपने, हर बात आपको कमेंट करनी है जो भी मैं आपसे चैप्टर से रिलेटेड पूछने वाली हूँ। और पहले बता दो कैसे हो आप सब, आई होप यू आर फाइन। इंग्लिश की जिम्मेवारी मेरी है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपके, अपनी पूरी मेहनत करो उसमें, इंग्लिश मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। और चैप्टर शुरू करने से पहले जल्दी से एक फायर इमोजी लगा दो। हम हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसे रेड बुल पीते हैं ना एनर्जी के लिए, ये दिस विल बी योर काइंड ऑफ अ रेड बुल। ठीक है, चलो फायर इमोजी लगाओ, मैं पढ़ाती हूँ आपको पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेट, ठीक है, who was a French novelist, and the last lesson is set during the Franco-Prussian War। तो ये जो चैप्टर है किसने लिखा है? अल्फोंसो डॉडेट ने लिखा है। कहाँ पे ये सेट है? ये चैप्टर सेट है हमारा ड्यूरिंग द फ्रैंको-प्रुशियन वॉर। फ्रैंको क्या हुआ? फ्रांस, और प्रुशियन मतलब क्या हुआ? प्रुशिया, एक कंट्री हुआ करती थी पुराने जमाने में। ठीक है, कब हुआ था ये वॉर? 1870-71 में, व्हेन फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रुशिया। डिफीट मतलब क्या होता है? हराना। तो फ्रांस को किसने हरा दिया था? प्रुशिया वालों ने हरा दिया था। एंड इन प्रुशियंस को हम जर्मन्स कहते हैं, ये याद रख लो। प्रुशियंस कौन है? प्रुशियंस आर जर्मन्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर द डिफीट द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सीज एंड लॉरेन वर टेकन ओवर बाय प्रुशिया एंड जर्मन वाज ऑर्डर्ड टू रिप्लेस इन फ्रेंच स्कूल्स। यानी कि क्या हुआ? आफ्टर द डिफीट, जब डिफीट हो गई, जब फ्रांस हार गया वॉर के अंदर, पुराने जमाने के लोग वॉर करते थे, तो जब फ्रांस हार गया तो उसकी 2 डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सी? जल्दी कमेंट करो इन डिस्ट्रिक्ट का नाम बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ में, एल्सेस। दूसरी कौन सी? लॉरेन। ये दोनों को टेक ओवर कर लिया प्रुशियंस ने और वहां पे ऑर्डर लगाया कि वहां पे क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। आज से उनके स्कूलों के अंदर फ्रेंच नहीं बोली जाएगी, जर्मन बोली जाएगी। कल से जर्मन पढ़ाओ। आ गया इतना समझ? चलिए अब हमारे चैप्टर शुरू होगा। अभी तक हमें बताया है कि चैप्टर में क्या होने वाला है। नाउ लेट्स स्टडी आवर चैप्टर। हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर है ये बच्चा जिसका नाम है फ्रांस। ठीक है, और इसे आज स्कूल जाके पता चलने वाला है कि हमें सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। सो व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, एवरीथिंग वी विल स्टडी। तो यहां से शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग फ्रांस वेंट लेट टू स्कूल फियरिंग द स्कोल्डिंग बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। तो क्या होता है, एक सुबह की बात है, फ्रांस बहुत लेट हो गया था स्कूल के लिए और उसे लग रहा था बहुत डर, क्योंकि उसकी डांट पिट जाती है अपने टीचर से, क्योंकि आज उसने होमवर्क नहीं करा था। हम लोग जैसे रोज भूल जाते हैं। क्या होमवर्क था उसका? पार्टिसिपल्स का होमवर्क था। जल्दी कमेंट सेक्शन में देखो क्या होमवर्क था फ्रांस का? फ्रांस का होमवर्क था पार्टिसिपल्स का। और उसके टीचर का नाम क्या था? टीचर का नाम था एम हैमिल। चलो आगे
पढ़ते हैं। फॉर अ मोमेंट ही फेल्ट टेम्प्टेड टू स्किप स्कूल बिकॉज द वेदर वॉज प्लेजेंट। एक मोमेंट के लिए उसे लगा स्कूल बंक मार लेता हूँ, वेदर बहुत प्लेजेंट है। एंड प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द फील्ड्स, और आसपास में प्रेशियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे, तो ही थॉट कि मैं बंक मार लूँ। हाउएवर फ्रांस कंट्रोल्ड हिमसेल्फ एंड हरिड टू स्कूल, बट वो बंक नहीं मारता है, वो स्कूल चला जाता है। ऑन हिज वे, यानी कि अपने रास्ते में, फ्रांस नोटिस्ड अ क्राउड गैदर्ड नियर द बुलेटिन बोर्ड। उसको क्या दिखा? एक क्राउड दिखता है कि जो उसका जो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड मतलब हर एक जो शहर होते हैं वहां पे एक टाउन हॉल होता था पुराने जमानों में, जहाँ पे एक नोटिस बोर्ड होता था जहाँ खबरें आती थी, तो वहां पे एक बहुत भीड़ लगी हुई थी, ठीक है। which had been the source of all bad news from 2 years, यानी कि हमें एक और बात बता दी है कि ये जो बुलेटिन बोर्ड है यहाँ से सारी बुरी खबरें इनके शहर में आती रहती है। हमारे स्कूल में भी बुलेटिन बोर्ड होता है, वैसे ही ये जो बुलेटिन बोर्ड है, इनके बुलेटिन बोर्ड से सारी बुरी खबर आती है। ही वंडर्ड मतलब क्या हुआ? उसने सोचा। तो गाइज ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है ये आपके हर एक आंसर फॉर्मेशन में काम आएगी। एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आया नोटिस बोर्ड के ऊपर तो आप ये 2 लाइन लिख के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही मैंने नोट्स बनाए हैं जो आपको प्रिटी इजी लैंग्वेज के अंदर और बहुत आसानी से लर्न हो जाए। तो ये सब नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मिलेंगे, और भी साथ में मैं चीजें इसमें इंक्लूड करूंगी, वर्ड मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, सब इंस्टाग्राम से मिल जाएगा आपको। गो एंड सब्सक्राइब देयर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही वंडर्ड व्हाट न्यू ट्रबल हैड कम, उसे लगा भाई अब क्या नई मुसीबत आ गई है। बट डिड नॉट स्टॉप टू रीड द नोटिस, वो रुका नहीं नोटिस रीड करने। अब मुझे ये बताओ कि वो रुका क्यों नहीं भाई? इस नोटिस रीड करने के लिए रुक जाता ना। रुका इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, उसे स्कूल जाना था। चलिए आगे पढ़ते हैं। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, तभी क्या होता है? एक ब्लैक स्मिथ वॉचर जोकिंगली टोल्ड फ्रांस दैट ही वुड रीच स्कूल इन टाइम, विच फ्रांस मिसअंडरस्टूड एज मॉकरी। एकदम से क्या होता है? उसको एक ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार पीछे से वहां लगा के कहता है अरे बेटा जल्दी मत करो, आज स्कूल आराम से पहुंच जाओगे। एंड फ्रांस थॉट कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। मॉकरी मतलब क्या हुआ? मजाक उड़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्रांस रीच्ड एम हैमिल्स गार्डन्स आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब क्या हुआ? सांस चढ़ गई ना भैया, भागता हुआ है, वो पहुंच जाता है सर के गार्डन में। अनलाइक अदर डेज द स्कूल वाज यूजुअली क्वाइट एंड सोल्म। ये लाइन लर्न कर लो पक्के से और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। अनलाइक अदर डेज, बाकी दिनों की तरह आज स्कूल नहीं था। कैसा था? अनयूजुअली क्वाइट, बिल्कुल अलग सा क्वाइट था। एंड सोल्म, सोल्म मतलब भी क्वाइट ही है एक तरीके का, लर्न कर लो इसको। फ्रांस एंटर्ड द क्लासरूम नर्वसली, डर डर के फ्रांस क्लासरूम में एंटर करा, एक्सपेक्टिंग टू बी स्कोल्डेड। फ्रांस को लगा अंदर घुसा हूं तो भैया सर बहुत डांट लगाएंगे, लेट क्यों आए हो। उसके सर का नाम क्या है? एम हैमिल। लिख दो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। टू हिज सरप्राइज, बट वो सरप्राइज हो जाता है, एम हैमिल स्पोक काइंडली एंड आस्क्ड हिम टू टेक हिज सीट। आज उसकी डांट ही नहीं पीटी भाई साहब। एम हैमिल ने कहा कि अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। चलो चलो जल्दी पढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं है आज, थोड़ा मैं जल्दी पढ़ाना है। तो पढ़ते आगे क्या होता है। अब जैसे ही फ्रांस क्लास में पहुंच गया, सर ने डांटा नहीं, अपनी सीट पे बैठ गया। क्या हुआ आगे? फ्रांस देन नोटिस दैट एम हैमिल वाज वेयरिंग स्पेशल क्लोथ्स मेंट फॉर इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। फ्रांस ने देखा कि मेरे सर ने आज कुछ डिफरेंट कपड़े पहने जो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइस डेज पे पहनते। और यहाँ मैंने अपने नोट्स में कर दिया एक चीटिंग, मैंने नहीं लिखा भैया यहाँ पे कि एम हैमिल सर ने क्या कपड़े पहने थे। बताना कमेंट सेक्शन में क्या एम हैमिल सर के कपड़े थे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। चलो अब आगे क्या होता है। अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे और वो बस प्राइस डे पे पहनते थे, तो आज क्यों पहने थे हमें नहीं पता। आगे पढ़ते हैं। ही ऑल्सो सॉ विलेज एल्डर्स सिटिंग साइलेंटली ऑन द बैक बेंचेस। नेक्स्ट क्या हुआ? विलेज के एल्डर्स, विलेज के बुढ़े जो थे सारे के सारे बैक बेंचेस पे बैठे थे। क्यों बैठे हैं भाई साहब ये? विच वॉज हाईली अनयूजुअल, ये भी अनयूजुअल था। क्यों बैठे हैं? कौन कौन था विलेजेस के एल्डर में? ओल्ड हॉसर सैट, ओल्ड हॉसर, हॉसर एक सरनेम होता है, विद एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी सी बुक लेकर, ओपन ऑन हिज नीज, उसके घुटनों पे वो खुली हुई थी, लुकिंग सैड एंड सीरियस, बहुत सीरियस लग रहा था। तभी उसको लगता है भाई ये पता नहीं क्या हो गया, क्यों सब लोग आए हैं। तो एम हैमिल अनाउंस दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड टीच बिकॉज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड मेड जर्मन कंपल्सरी इन स्कूल्स। और तभी फ्रांस को सब पता चल जाता है कि अच्छा ये गड़बड़ है सारे के सारे दाल चावल के अंदर। क्या कि भाई साहब वो जो बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ थी वो यही थी कि अब से इनके स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। एंड आज का क्या है? लास्ट लेसन है। अब क्या होता है जैसे फ्रांस को पता चलता है कि भाई आज के बाद स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रांस वॉज शॉक्ड टू रियलाइज दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन। अब उसे बहुत बुरा लगता है। ही रिग्रेटेड वेस्टिंग द टाइम एंड निग्लेक्टिंग हिज स्टडीज अर्लियर। जो तुम्हें लगेगा अगर अभी तुम नहीं पढ़ोगे तो ये कर लो, टाइम वेस्ट अभी बना लो अपनी जो है सारी
सारे आशिकी अभी लड़ाओ, तुम सारे ब्रेकअप अभी देखो, सारे अपना फेयरवेल प्लान अभी करो, ये अभी करोगे तो नहीं आएंगे नंबर, बता रही हूँ। ये टेंशन है अभी लोग कॉलेज कैसा होगा ये वो, उस दिन ये सोचोगे काश पहले पढ़ लेता, इतना बढ़िया वन शॉट दीदी ने अपलोड करा था। तो इसलिए कह रही हूँ भी ध्यान से पढ़ लो, व्हेन अदरवाइज यू विल एंड अप लाइक फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स जैसे हमें नहीं पढ़ना है तो अभी पढ़ना है, क्योंकि उस समय उसे बहुत बुरा फील होता है कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी। हिज बुक्स, अपनी बुक्स उसे क्या लगती है, विच वंस सीम बर्डनसम नाउ फेल्ट प्रेशियस टू हिम, बहुत प्रेशियस लग रही थी उसको अपनी सारी बुक्स। फ्रांस फेल्ट डीपली सैड एट दैट थॉट ऑफ नेवर सीइंग एम हैमिल अगेन, एंड इनफैक्ट उसको अपने सर एम हैमिल, जिससे वो नफरत करता था कहीं ना कहीं कि वो क्रैंकी है, खड़ूस है, स्केल से मारते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगते हैं कि भाई आज के बाद सर से भी नहीं मिल पाऊंगा। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ थी तो मैंने इसको ठीक कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। विलेजर्स हैड कम टू शो रिस्पेक्ट एंड रिग्रेट फॉर नॉट वैल्यूइंग एजुकेशन अर्लियर्स, तो इसीलिए उस दिन वहाँ पे विलेजर्स आके बैठे थे। क्यों? क्योंकि पिछले 40 ईयर्स से ये एम हैमिल सर इनके स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो इनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए, और वो भी अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे थे अच्छे से, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते थे, तो इसलिए वो वहाँ आए थे। When France failed to recite the rule on participles, M. Hamil did not scold him. तो अब इतने में क्या होता है, जब फ्रांस रिग्रेट कर रहा था उसके सर ने उसे बुलाया कि अपना पार्टिसिपल जिसका उसका टेस्ट था आंसर करो उस पे, तो फ्रांस उसको आंसर नहीं कर पाता क्योंकि उसने लर्न ही नहीं करे थे, एंड ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी कि मैंने क्यों पढ़ाई नहीं करी। बट आज एम हैमिल सर उसे डांटते नहीं है, तो फिर और क्या करते हैं, चलो पढ़ते हैं। इंस्टेड एम हैमिल ब्लेम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर डिलेइंग लर्निंग। इनफैक्ट एम हैमिल सर ने क्या कहा कि एक जने की गलती नहीं है कि फ्रांस ने अपनी पढ़ाई नहीं करी, हम सबकी गलती है। वो कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती, क्योंकि वो तुम्हें नहीं पढ़ने देते थे, वो कहते थे फार्म पे काम करो, यहाँ काम करो, वहाँ काम करो, मैं पैसे कमा के लाके दो, और मेरी भी गलती है, मैं भी छुट्टी देता था, फिशिंग करने जाता था, तुम्हें अपने पौधों में पानी देने भेजता था, मैं भी तो कहता था मत पढ़ो तुम्हारे को, कभी मैंने तुम्हें समझाया? तो इसलिए वो कहते हैं कलेक्टिव मिस्टेक है, खाली तुम्हारी नहीं है कि हम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को ध्यान नहीं देते थे। देन व्हाट ही सेड, क्या बताते हैं वो, फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस। ही डिस्क्राइब्ड फ्रेंच एज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड दैट लैंग्वेज गिव पीपल द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट ऑपरेशन। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, इसको मार्क कर लो, ये जो मैंने ये सर्कल करा है। फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई, ये सबसे अच्छी लैंग्वेज है, लॉजिकल है, क्लियर है, और इसको तुम्हें गार्ड करके रखना है जब तक प्रश्न कब्जा करें, यानी फ्रेंच भूल जाओ, फ्रेंच को साथ में रखना है तब आप किसी के भी ऑप्रेस नहीं होगे, ठीक है। सपोज करो हम इंडियंस हैं, हम ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए, तो हम अपनी हिंदी तो बोलते हैं ना आज भी, ये थोड़ी है कि हमने वो बोलने छोड़ दिया, अपनी जो भी लैंग्वेजेस है। ये चीज़ उन्होंने कही थी कि फ्रेंच को हमेशा अपने साथ में रखना है। बस अब चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, आगे पढ़ते हैं। अब एम हैमिल पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, लास्ट लेसन है उनका, आज अच्छे से पढ़ाते हैं वो। एम हैमिल टॉट द ग्रामर लेसन पेशेंटली मतलब आराम आराम से। फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार आज पढ़ाया। फ्रांस अंडरस्टूड द लेसन क्लियरली एज ही हैड नेवर डन बिफोर। और फ्रांस कहता है कि आज मुझे चैप्टर ऐसा समझ में आया जैसे पहले कभी नहीं आता था, पता नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे थे या मैं अच्छे से पढ़ रहा था। देन क्या आता है उनका, देन द राइटिंग लेसन स्टार्ट होता है। इट इंक्लूडेड कॉपीज बेयरिंग the words France essays which was symbolizing patriotism, यानी कि उसके बाद एम हैमिल सर उनको कॉपीज देते हैं जिन पे फ्रांस एल्सेज लिखा होता है, और वो बिल्कुल पेट्रियोटिक फीलिंग उनमें आ रही थी उन सारी की सारी कॉपीज को देखकर। द क्लासरूम रिमेन्ड साइलेंट एक्सेप्ट फॉर स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स। पिन ड्रॉप साइलेंस हमने सुना है क्लास में, उनकी क्लास में उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस था, ठीक है, समझ में आ रहा है, चैप्टर नहीं आ रहा। उनकी क्लास में सब चुपचाप हो गया, वो अपने राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, बच्चे भी सारे के सारे, बूढ़े लोग भी, एवरीवन। सिर्फ और सिर्फ पिजन्स की आवाज़ आ रही थी कुकू करने की, तो उनसे भी गुस्सा होकर फ्रांस कहता है कि अब इन्हें भी बोलेंगे क्या कि जर्मन में बोलो, तो वो अपना गुस्सा दिखा रहा था। मीनवाइल फ्रांस की नज़र पड़ती है अपने एम हैमिल सर पे। अब सर क्या कर रहे थे बैठ के, चलो देखते हैं। तो एम हैमिल लुक्ड अराउंड द क्लासरूम, वो क्लासरूम को देख रहे थे। ट्राइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग ही वॉज अबाउट टू लीव बिहाइंड, क्योंकि वो ये सब वापस जा रहे थे ना, छोड़ के 40 साल से जिस स्कूल में हैं, जिस स्कूल में वो रह रहे हैं, बस फर्नीचर पुराना हुआ था, कुछ पेड़ जो उन्होंने लगाए थे वो अब बड़े हो गए थे, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ था उनकी लाइफ में। बट आज वहाँ उनकी बहन जो थी वो ऊपर ट्रंक्स पैक कर रही थी, उनका सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें शहर छोड़ के जाने का ऑर्डर मिल चुका था। तो ही वॉज लुकिंग वेरी सैड। कौन? एम हैमिल सर। ही फेल्ट हार्ट ब्रोकन एट द थॉट ऑफ लिविंग द स्कूल एंड द कंट्री फॉर एवर, ठीक है। चलो अब खत्म होने वाला है चैप्टर। देन उनके क्या होता है, आखिरी में उनका एक हिस्ट्री लेसन होता है, एंड हिस्ट्री लेसन के बाद में
छोटे छोटे बच्चे उनकी क्लास के आगे वाली सीट पे बैठे हुए थे, किंडरगार्टन वाली, वो मैंने लिखा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखा है। वो ABCD बाबे बीबू जो होता है फ्रेंच का फोनिक्स वो गा रहे थे, और उनके साथ में वो ओल्ड हॉसर जो था वो भी उन लेटर्स को गाना शुरू कर देता है, एंड सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फाइनली व्हाट हैपेंड, एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की जो है घड़ी में 12 बजते हैं, प्रेशियन ट्रम्पेट साउंडेड आउटसाइड, फ्रांस के स्कूल के बाहर प्रेशियन ट्रम्पेट्स आ जाते हैं और उनकी स्कूल के छुट्टी का टाइम हो जाता है। एम हैमिल स्टूड अप पेल, एम हैमिल खड़े होते हैं और वो पेल यानी कि बहुत वीक लग रहे थे क्योंकि वो परेशान थे, एंड साइलेंट अनेबल टू स्पीक फर्दर, खड़े होकर कुछ बोलने की कोशिश करते बट बोल नहीं पाते। देन व्हाट ही डिड, ही रोट वीव ला फ्रॉसे, वो बड़ा बड़ा बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं वीव ला फ्रॉसे विद ग्रेट इमोशन, यानी कि सारे इमोशन अपनी बातों से नहीं लिखे उन्होंने, ऊपर लिख दिया वीव ला फ्रॉसे विद अ फाइनल जेस्चर एम हैमिल डिसमिस द क्लास, और एक फाइनल जेस्चर ऐसे के साथ कि चलो हो गई क्लास खत्म, वो क्लास को एंड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ये प्यारा सा छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिन्हें बस 20 से 25 लाइनों के अंदर आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि कोई भयंकर से भयंकर क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो लेते हैं अपना 20-30 सेकंड का ब्रेक और शुरू करते हैं अपने अगले चैप्टर को। ब्रेक में आप लोग जल्दी से एक फायर इमोजी लगाओ और मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कराती हूँ हमारा अगला चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और इस ब्रेक में एक काम आपको और करना है, हमारे इस चैप्टर के कितने करेक्टर है, एम हैमिल सर और फ्रांस ना, उनसे रिलेटेड 2 लाइन खुद से बना के आपको लिखने हैं, उनके करेक्टर स्केच की। इतनी टाइपिंग स्पीड तो तुम्हारी है मुझे पता है, तो जल्दी से एक बढ़िया से इंग्लिश में छोटा सा करेक्टर स्केच एम हैमिल सर और फ्रांस का बना के लिखो। जिसको मैं हार्ट दूंगी तुम्हारा सही है, जिसको हार्ट नहीं दिया तुमने बहुत घटिया लिखा है, समझ जाना, ठीक है। तो जल्दी से लिखो सारे के सारे, मैं शुरू कराती हूँ तुम्हारे को अगला चैप्टर हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। ओके गाइस, तो फाइनली ब्रेक एंड होता है और हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है लॉस्ट स्प्रिंग। तो जल्दी से चैप्टर और चैप्टर की राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो, जल्दी लिखो एक फायर इमोजी के साथ। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और राइटर का नाम है अनीस जोंग। तो फर्स्ट कहानी पढ़ने वाले हम साहिब नाम के बच्चे की, जो दिल्ली का है, दूसरा है मुकेश जो फिरोजाबाद का है। तो पहले दिल्ली चलते हैं। इसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपए मिल जाते हैं। साहिब टेल्स जोंग ईच मॉर्निंग, ये बात किसने कही थी, साहिब जिस बच्चे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उन्होंने कही थी हमारे राइटर को। चलिए पढ़ते हैं। राइटर हमारी फीमेल है अनीस जोंग जी, ठीक है, हैदराबाद की रहने वाली हैं ये। चलो पढ़ते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम इन ढाका लॉन्ग अगो एज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स एंड हाउसेस। तो सबसे पहले हमें बताया जा रहा है हु इज साहिब। तो साहिब एक बच्चा है जो रैक पिकिंग करता है, यानी कि कूड़े के ढेर में से कूड़ा उठाता है, जस्ट बिकॉज अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए। अब वो कहां से आया हुआ है, वो आया है ढाका से। ढाका है बांग्लादेश के अंदर। अब बांग्लादेश से यहाँ दिल्ली में आके वो क्यों रह रहा है, क्योंकि स्टॉर्म्स की वजह से उनकी फील्ड खराब हो गई थी और उनका घर भी खराब हो गया था। हिज फैमिली केम टू द सिटी लुकिंग फॉर सर्वाइवल, और उसकी फैमिली दिल्ली इसलिए आई लुकिंग फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब कुछ काम काज ढूंढने के लिए। सीकिंग गोल्ड इन द गार्बेज, और उन्होंने क्या काम ढूंढा, गार्बेज को कलेक्ट करने का। उन लोगों के लिए गार्बेज इक्वल टू गोल्ड, क्योंकि उसी से उनके घर में सारी रोटी आ रही थी। चलिए आप पढ़ते हैं। When Jung asked him go to school, he said there was none in his neighborhood। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है हमें बताया जाता है कि जोंग हमारी जो राइटर है वो उस बच्चे से पूछती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो वो उन्हें जवाब देता है कि मेरी कॉलोनी में स्कूल है ही नहीं, मेरी लोकेलिटी में होगा, अगर वो लोग बनवा देंगे, वो लोग कौन, गवर्नमेंट बनवा देगी तो चला जाऊंगा। तो बिल्कुल सही जवाब दिया ना भाई उसने। तो उसको तुम जाके ज्ञान दे रहे हो, भाई तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, जाके स्कूल में पढ़ लो। तो फिर स्कूल होगा तो भाई मैं पढ़ लूंगा। क्या बढ़िया जवाब दिया उसने। तो जोंग पूछती हैं उनसे, अनीस जोंग से कहती हैं हाफ जोकिंगली, थोड़ा सा मजाक करते हुए, ऑफर टू बिल्ड अ स्कूल एंड साहिब प्रॉमिस्ड ही वुड कम। तो उसे कहती है अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो आओगे। तो वो बहुत खुश होकर कहता है हाँ हाँ मैं आऊंगा मैं आऊंगा। एंड ओवर टाइम उनको समझ में आ जाता है कि भैया ये तो मैंने झूठ बोला उसको, और वो बाद में उनसे पूछने भी आते तो उसको वो ऐसे ही टाल देती है, नहीं नहीं बेटा अभी बहुत समय लगेगा खुलने के अंदर। तो हमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे जो ये गरीब लोग होते हैं ना, उनको लोग ऐसे वादे कर देते हैं और निभाते नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर टाइम जोंग लर्न हिज नेम, थोड़े समय बाद जब वो उसको जान जाती है उससे उसका नाम पूछती है और उन्हें उसका नाम पता चलता है। क्या नाम है उसका, साहिब ए आलम, यानी कि एक पूरा नाम है, पूरा डिटेल्ड नाम है साहिब का। जल्दी लिखो साहिब का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर, साहिब ए आलम। मीनिंग क्या है नाम का, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का राजा, दुनिया ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का राजा है। इसका मीनिंग साहिब मतलब ये होता है। साहिब हैड नो आइडिया ऑफ इट्स मीनिंग एंड रोम स्ट्रीट्स विद बेयरफुट फ्रेंड्स। अब हमारी ऑथर कहती है कि इसके नाम में इतनी बड़ी आयरनी है, यूनिवर्स का राजा, इसको तो यकीन भी नहीं होगा मेरे
अपने नाम का मतलब ये है, क्योंकि यूनिवर्स के राजा वाली लग्जरी तो दूर की बात, इसके पैर में चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए, ठीक है। सम बॉयज यानी कि इसके फ्रेंड्स भी जो थे, जितने सारे फ्रेंड्स थे, उनके पास भी चप्पल जूते नहीं होते थे। इनफैक्ट हमारी ऑथर खुद उन सब बच्चों से पूछती है, तो कोई कहता है मेरी मम्मी ने मेरे घर में लेकर नहीं आई, कोई कहता है मम्मी ने दिलाई नहीं, कोई कहता है ऊपर वाली शेल्फ पे पड़ी थी उतार के नहीं रखी, कोई कहता है मम्मी दिला देंगी तो भी ये नहीं पहनेगा। किसी ने डिफरेंट डिफरेंट कलर के जूते पहन रखे हैं, लाल और नीले अलग अलग, जो कूड़े के ढेर में से निकले पहन लिए। तो ऐसी लाइफ है इन बच्चों की दैट दे डू नॉट इवन हैव प्रॉपर, आप कह सकते हो कि एक चप्पल तक नहीं है इन लोगों के पास में। ऐसे ये लोग जिंदगी जी रहे हैं। सम बॉयज नेवर वोर शूज ईदर बिकॉज दे हैड नन, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। अब इतने में ही हमारी जो ऑथर है वो थोड़ा सा हमारे को एक ऐसा इंसिडेंट अपनी लाइफ का शेयर करती है जो वो उनको हमें मतलब अननेसेसरी है, बट बता दिया उन्होंने, तो चलो पढ़ते हैं। क्या है, अ मैन फ्रॉम उदीपी, उदीपी की नाम की एक जगह की वो कहानी बताती हैं कि जब वो छोटी थी थोड़ी, तो उनका एक दोस्त था उदीपी में। ही प्रेड टू टेम्पल गॉडेस फॉर स्कूल शूज एज अ चाइल्ड, वो एक पुजारी का बेटा था और वो रोज स्कूल जाते हुए प्रे करता था माता रानी से कि मुझे जूते चाहिए, प्लीज मुझे जूते दिला दो और वो हमेशा मेरे पास में रहे। 30 ईयर्स लेटर, जब 30 साल बीत गए इस बात को, तो हमारी ऑथर अनीजुंग दोबारा अपनी उस फ्रेंड के यहाँ जाती हैं एंड वहाँ पे कोई और पुजारी था और उसका बच्चा कोई ऑब्वियसली कोई और होगा, तो वो बच्चे ने आज जूते पहन रखे थे, वो देखती हैं। तो देन शी सेज कि थोड़ी सी तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट हमारी कंट्री में आ गई है कि कुछ बच्चों के पास अभी बेसिक्स है जूते चप्पल, बट आज भी बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास इतनी बेसिक नेसेसिटी भी नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ आफ्टर नोइंग साहिब, साहिब के बारे में वो जान गई, नाम यह है, कूड़ा बीनता है, स्कूल नहीं जाता, ये सब जान गई। तो साहिब की फैमिली से मिलने वो चली जाती हैं सीमापुरी के अंदर। सीमापुरी कहाँ है, दिल्ली में ही है। तो साहिब्स फैमिली लिव्ड इन सीमापुरी। सीमापुरी क्या है, अ स्लम ऑन दिल्लीज पेरिफेरी फॉर ओवर 30 ईयर। पेरिफेरी मतलब क्या होता है, कोने में, बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल कोने में है पिछले 30 सालों से। द सेटलमेंट लैक्ड सीवेज, अब ये लर्न करना है, जल्दी कॉमेंट सेक्शन ओपन करो और लिखो, सीमापुरी पे क्वेश्चन आएगा तो ये चीजें हमने ऐड करनी है। दिस सेटलमेंट लैक्ड सीवेज, वहाँ सीवेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, और आइडेंटिटी, ना ही यहाँ के लोगों के पास आइडेंटिटी है, दे लिविंग एज रेफ्यूजीज हियर, बट राशन कार्ड्स अलाउड सर्वाइवल, बट इनके पास राशन कार्ड है जिनसे इन्हें राशन मिलता है एंड ये लोग वोट दे देते हैं उससे। वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज said they preferred सीमापुरी over barren fields that gave no grain। जब अनीस जो उनसे पूछते कि आप यहाँ क्यों रहते हो, इतनी सुंदर है आपका ढाका, तो वहाँ जाके रह लो, तो वो कहती है कि यहाँ पे बिना आइडेंटिटी के रह के हम खुश है, क्योंकि यहाँ खाना तो मिलता है, काम तो मिलता है, वहाँ तो वो भी नहीं मिलेगा हमारे को। तो काफ़ी प्रैक्टिकल वो उन्हें आंसर करती है। एंड चिल्ड्रन इन सीमापुरी, तो बड़े लोग तो काम के लिए रहते हैं। चिल्ड्रन की अगर हम बात करें इन सीमापुरी, ग्रू अप एज पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे क्या है, अपने पेरेंट्स के सर्वाइवल में पार्टनर है। हमारी तरह मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं वो कि स्कूल जा रहे हैं एंड सब पेरेंट्स सब कुछ ला कर दे रहे हैं, नहीं, उनको चाइल्ड लेबर बेचारों को करना पड़ रहा है। रैक पिकिंग डेली फॉर फूड एंड शेल्टर, ठीक है। गार्बेज वॉज देयर ब्रेड, गार्बेज उनका मीनिंग क्या है उनके लिए, अब कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि उन लोगों के लिए गार्बेज का मीनिंग क्या था। तो गार्बेज वॉज देयर ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड, एंड फॉर चिल्ड्रन अ वर्ल्ड ऑफ वंडर, बट बच्चों के लिए क्या था, सरप्राइज था, उन्हें तो लगता था बहुत बढ़िया चीज है, कुछ मिल जाएगा इसमें से। साहिब्स आईज लिट अप व्हेन ही फाउंड कॉइन्स इन द गार्बेज चेजिंग होप फॉर मोर, तो साहिब हमेशा कूड़ा बीनते हुए खुश होता था, उसे लगता था कुछ और भी मिल जाएगा, कभी कभी तो उसे 10 रुपये नोट भी मिल जाता था, तो ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो गार्बेज फॉर चिल्ड्रन सिंबलाइजेस प्ले एंड वंडर, फॉर एडल्ट सर्वाइवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आएंगे, जल्दी से कमेंट कर दो, बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग क्या था और बड़े लोगों के लिए क्या था। नाउ चैप्टर के एंड पे आ जाते हैं हम। वन विंटर मॉर्निंग, अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, हमारी ऑथर को साहिब फिर से देखता है। साहिब वॉच यंग मैन प्ले टेनिस एट द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड क्लब में क्या कर रहा था, टेनिस खेलते हुए लोगों को देख रहा था। ही स्टूड बिहाइंड द फेंस, फेंस के पीछे खड़ा था। एंड ही वॉज अलाउड टू यूज द स्विंग व्हेन नो वन वॉज वॉचिंग, और उसने बताता है हमारी ऑथर को कि जब कोई नहीं होता तो यहाँ में मुझे झूला झूलने भी जाने देते हैं यहाँ के गार्ड। साहिब वोर ओल्ड डिस्कार्डेड टेनिस शूज वंस बिलोंगिंग टू अ रिच बॉय, और उस समय आज साहिब ने जूते पहन रखे थे जो कभी वो पहनता नहीं था, वो किसके थे, वो किसी रिच लड़की के थे जिसने उसे डिस्कार्ड कर दिया था। इवन शूज विद होल्स फेल्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू हिम, अब एंड होता है हमारा चैप्टर। येट द गेम ही वॉच सो इंटेंटली रिमेन्ड आउट ऑफ हिज रीच, तो भाई जूते तो मिल गए टेनिस के, बट टेनिस तो कभी वो नहीं सीख पाएगा। अब चैप्टर जैसे ही एंड होता है हमें पता चलता है कुछ दिनों बाद हमारी ऑथर साहिब को दोबारा देखती हैं। साहिब नाउ वर्कड एट अ टी स्टॉल, साहिब अब कहाँ काम कर रहा था, साहिब एक टी स्टॉल में काम कर रहा था। कैरिंग अ स्टील कैनिस्टर इंस्टेड ऑफ अ लाइट प्लास्टिक बैग, आज वो देखती है कि उसके हाथ में उसका कनिस्टर नहीं है,
उसके हाथ में उसका प्लास्टिक बैग नहीं है जिसमें वो कूड़ा भरता है, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था जिसमें दूध आता है ना, जो है बहुत सारा डेयरी पे से दूध लेकर आते हैं, वो वाला कैनिस्टर था। वो बताता है ही अर्न 800 रुपीज अ मंथ विद मील्स इंक्लूडेड बट द केयर फ्री बॉय वॉज गॉन। तो उसको 800 रुपये मिलते हैं और मील्स भी मिलती है 2 टाइम की, बट स्टिल जो केयर फ्री लुक था साहिब के फेस पे अब वो जा चुका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द शॉप ओनर एंड ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हमारा पार्ट 1 कि कैसे वो बच्चा जो केयर फ्री रहता था, खुश मिजाज सा रहता था, आज उसके ऊपर इतना बर्डन आ गया है एंड नाउ वो क्या कर रहा है, टी स्टॉल में काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर पे आते हैं। अब हमारे मुकेश की कहानी पढ़ेंगे हम फिरोजाबाद जाके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोगों को साहिब से रिलेटेड 2-4 लाइनें लिखनी है, जैसे मैंने आपको हर चैप्टर का कहा है। करेक्टर बना के लिखो, साहिब के बारे में आपको क्या क्या समझ में आया, कैसा उसका करेक्टर है, एंड जो सीमापुरी है उसके ऊपर आप लोगों को लिखना है दैट व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इट इज, कैसा वहाँ पे सब चलता है। जल्दी से नॉर्मल वाले कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, लाइव चैट में लिखना, लाइव चैट में लिख दो, जैसे आपको सही लगता है। चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 मुकेश के बारे में। तो मुकेश ड्रीम्स ऑफ ड्राइविंग अ कार एंड इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। तो इस चैप्टर में हम एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मुकेश, और उसको गाड़ी चलाना सीखना है और वो उसे अपना मास्टर बनना है, यानी कि उसको फिरोजाबाद की बैंगल मेकिंग फैक्ट्रियों में काम नहीं करना, उसको अपना एक मैकेनिक का पूरा एक स्टोर खोलना है, मतलब जगह खोलनी है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर कार मैकेनिक एंड प्रोमिसेस टू लर्न टू ड्राइव कार। तो मैकेनिक भी बनना और गाड़ी चलानी भी सीखनी है। हिज ड्रीम स्टैंड्स आउट लाइक अ मिराज एमिड फिरोजाबाद डस्टी स्ट्रीट्स। बट इसकी जो ये इतनी बड़ी ड्रीम है ये एक मिराज है। मिराज क्या होता है गाइस, पता है आप लोगों को? जो रेगिस्तान में दिखता है ना, पानी है और होता नहीं है, उसे हम कहते हैं मिराज। तो वो एक मिराज की तरह है, क्योंकि फिरोजाबाद में इतने बड़े सपने देखना इस बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, चलो वो जान लेते हैं हम। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स एंड इंडियन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो फिरोजाबाद में बहुत सारी बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज है। जनरेशंस ऑफ फैमिलीज इंक्लूडिंग मुकेशेस वर्क अराउंड फर्नेसेस मेकिंग बैंगल्स। तो लगभग आप मान लो बहुत सारी फैमिलीज, 20,000 से भी ज्यादा फैमिलीज वहाँ काम करती है। इवन मुकेश की फैमिली भी, उसके घर वाले भी, वो खुद भी, और वहाँ पे फर्नेसेस में वो लोग काम करते हैं। चिल्ड्रन लाइक मुकेश वर्क इन हाई टेम्परेचर फर्नेसेस इलीगली एंड डेंजरसली। इवन दो ये इलीगल है बट फिर भी बच्चे वहाँ पे काम करते हैं, जो बहुत डेंजरस काम है। दे स्लॉग डे लाइट आवर्स इन डार्क सेल्स ऑफन लूजिंग आई साइट। स्लॉग मतलब पूरा दिन वो उस एरिया में रहते हैं जो एक डिंजी सेल्स होते हैं जहाँ पे फर्नेस लगा होता है और वो वहाँ पे कांच पिघालते हैं, उससे उनकी आंखों की जो आई साइड है वो भी चली जाती है। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया दैट व्हाट काइंड ऑफ अ सीन इज गोइंग ऑन इन फिरोजाबाद। बहुत सारी बैंगल की फैक्ट्री है, समझ गए, वहाँ पे बेचारे बच्चे काम कर रहे हैं और वो काम इतना डेंजरस है कि उससे उनकी हेल्थ पे भी बात आती है, वो अंधे भी हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारी ऑथर जब बात कर रही होती है मुकेश से, मतलब ऑथर कैसी है तुम समझ रहे हो, कभी किसी बच्चे से मिलने जा रही है, किसी बच्चे से मिलने जा रही है, शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो अब ऑथर को मुकेश कहता है चलो मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ, मेरा घर नया नया बना है। तो मुकेश प्राउडली वॉलंटियर्स टू टेक जुंग होम शोइंग हिज हाफ बिल्ट हाउस। बट कोई नया नहीं बना था, उसका घर ऐसे टूटा भज्जा था, उसको भी उसे लग रहा था कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है। दे वॉक थ्रू नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों में से जाते हैं, फुल ऑफ गार्बेज एंड क्रम्बलिंग होवल्स, यानी कि बिल्कुल गार्बेज से भरी हुई थी। ये थोड़ी अच्छी कीवर्ड वोकैबुलरी लर्न कर लो। ठीक है, फैमिलीज लिव इन स्मॉल हाउसेस लिख देना इसकी जगह, विद वूबली डोर्स, नो विंडोज एंड शेयरिंग स्पेसेस विद एनिमल्स। कैसे घर है, छोटे छोटे से घर है, दरवाजे भी नहीं है, साथ में एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट कर रखे हैं और कोई सीवेज नहीं है। इस टाइप के घरों में ये लोग रहते हैं। देन वो मुकेश के घर पहुंचते हैं। मुकेश इज हाफ बिल्ट शैक हैज अ थैच्ड एरिया विद अ स्टोव कुकिंग स्पिनच। क्या है, मुकेश का घर हाफ बिल्ट है, इधर कोने में एक थैच्ड एरिया यानी कि घास लगा हुआ एरिया जहाँ पे स्टोव है और स्टोव के पास में थोड़ी सी पालक पड़ी है। इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर चॉप्ड वेजिटेबल्स फॉर द फैमिली मील। तो घर पे खाना बन रहा है, एल्यूमिनियम प्लेटर में खाना है, पालक सब्जी वगैरह पड़ी हुई है। एंड हु इज कुकिंग, हिज एल्डर ब्रदर्स यंग वाइफ कुक्स। एक छोटी सी लड़की है जो उसके एल्डर ब्रदर की वाइफ है, वो कुक कर रही है। कमांडिंग रिस्पेक्ट एज बहू ऑफ 3 men, और वो घर की जो है सारे के सारे काम करती है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। शी फेल्स हर फेस इन फ्रंट ऑफ मेल एल्डर्स फॉलोइंग दी कस्टम। तो जैसे ही हमारी ऑथर उसके घर में जाती है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया क्या होता है, वो देखते हैं कि उसके घर में कोई बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है। जैसे वो बता रहा था, छोटी सी हट है टूटी भज्जी सी, इधर कोने में उसके घर की जो बहू है, छोटी सी लड़की है, बहू आप उसको देख के कहोगे नहीं, 19-20 साल की, और वो खाना बना रही है सब घर वालों का। और जैसे ही मुकेश के पापा घर आते हैं तो वो अपना पल्लू सर पे ले लेती है एज पर द कस्टम। अब मुकेश की फैमिली में कितने लोग हैं, मुकेश है, मुकेश के पापा है, भाई है, दादी है और वो लड़की जो हो गई। ठीक है, तो मुकेश के फादर कौन है, मुकेश के फादर अ बैंगल बेकर एंड फॉर्मर टेलर हैज फेल्ड टू एजुकेट हिज सन। तो
उसके पापा कौन है? एक फॉर्मर टेलर है, पहले टेलर थे, फिर एक बैंगल मेकर बने, बट फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाए। ही हैज़ टॉट देम ओनली द फैमिली ट्रेड ऑफ मेकिंग बैंगल्स। एक ही काम कराया उन्होंने अपने बच्चों को आज तक, वो है बैंगल मेकिंग सिखाना, ठीक है। मुकेश इज ग्रैंड मदर, अब उसकी दादी, उनकी हालत के बारे में जब हमारी ऑथर पूछती है क्या बोलती हैं? इट इज कर्मा, ये हमारे कर्म है। इम्प्लाइंग कास्ट डेस्टिनी इज अनब्रेकेबल, तो वो कुछ नहीं करती है कि बच्चों को निकाले इस फैक्ट्री के अंदर से, नहीं कहती हमारे कर्म है, यहीं पैदा हुए हैं, ये यही काम करेंगे, डन। फिरोजाबाद स्ट्रीट्स आर फिल्ड विद कलरफुल बैंगल्स, गोल्ड, ग्रीन, ब्लू, पिंक एंड पर्पल। तो पूरे फिरोजाबाद में हर जगह बैंगल ही बनती है और बैंगल ही इधर उधर आपको दिखती रहेंगी। Boys and girls work alongside parents in dimly lit hutments and making bangles. तो घरों पे भी बच्चे और बाहर फैक्ट्रियों में भी यही करते रहते हैं, बैंगल्स बनाते रहते हैं। नॉट ओनली ओकेस, देयर आर मेनी अदर बच्चे ऑल्सो वहाँ पे, ठीक है। देयर आइज अडेप्ट टू डार्क कॉजिंग विजन लॉस बिफोर एडल्टहुड, एंड इवन बहुत सारे अंधे भी हो जाते हैं बिफोर बिकमिंग एडल्ट। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब वो हमें एक सविता नाम की बच्चे के बारे में बताती हैं। अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, ड्रैप पिंक मतलब फेडेड पिंक ड्रेस के अंदर, वर्क्स मैकेनिकली अनअवेयर ऑफ बैंगल की सेंटिटी, सेंटिटी मतलब उसकी प्योरनेस। वो भी बैठ के बैंगल बना रही थी, बट उसको बैंगल्स का मीनिंग नहीं पता है, हमारी ऑथर कहती है। बैंगल्स मीनिंग क्या होता है? बैंगल सिंबलाइजेस सुहाग एंड ऑस्पिशियसनेस फॉर इंडियन ब्राइड्स, इंडियन ब्राइड्स के लिए उनकी सुहाग की निशानी होती है। अब वो जो सविता है उसके साथ में एक लेडी बैठी होती है, वो हमारी ऑथर को बताती है ओल्ड वुमेन्स नेवर हैविंग ईटन अ फुल मील इन हर लाइफ। तो इवन तो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट फिर भी उसने आज तक पूरे पेट भर के खाना भी नहीं खाया, वो ये बताती है हमारी ऑथर को। हर हस्बैंड लैमेंट्स नोइंग नथिंग बियॉन्ड मेकिंग बैंगल, और उनके हस्बैंड क्या कहते हैं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे बैंगल मेकिंग आती है, मैंने घर तो एटलीस्ट इन लोगों के लिए बना रखा है। तो पॉवर्टी फोर्सेस फैमिली टू कंटिन्यू द बैंगल ट्रेड ऑफन विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो हमें क्या पता चला? खाने पीने को भी नहीं है इनके पास, बट फिर भी ये लोग यही काम करते रहते हैं, बैंगल मेकिंग, क्योंकि इन्हें यही आता है। नो फाइनली हमारी जो ऑथर है अनीश जोंग, वो कहाँ जाती हैं? वो कुछ यंग मैन के पास जाती हैं और उनसे बात करती है कि तुम कुछ करो, तुम तो यूथ हो सोसाइटी के। तो यंग मैन फील ट्रैप्ड, अनेबल टू ऑर्गेनाइज ड्यू टू पुलिस एंड लीगल थ्रेट्स। क्या है वहाँ पे? पुलिस और जो लीगल थ्रेट्स उनको मिलते हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं करता है। तो जो है मिडल मैन, साहूकार्स, पुलिस एंड ब्यूरोक्रेट्स इम्पोज बर्डन दैट द चिल्ड्रन इनहेरिट। तो वहाँ पे एक सर्कल बन रखा है मिडल मैन का, ये लर्न करना है आपको, साहूकार्स का, पुलिस का एंड ब्यूरोक्रेट्स का। बच्चे बताते हैं अगर हम कुछ करें तो ये हमारे को कोई इल्जाम लगा के जेल में डाल देते, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो यहाँ पे लोगों ने गिव अप कर दिया है, कोई कोशिश भी नहीं करता इन फैक्ट्रीज में से बाहर आने के लिए। बट एक जना कोशिश करता है, वो कौन है? मुकेश। मुकेश शोज अ रेयर स्पार्क ऑफ डेयरिंग एंड एम्बिशन इन दिस एनवायरमेंट। तो ये लाइन्स आपको लर्न करनी है, जल्दी से लिखो, क्योंकि मुकेश के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि उसकी सोच डिफरेंट है। वो तो नहीं कह रहा ना मैं यहाँ काम करूंगा, वो तो कह रहा है मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ही रिपीट्स हिज डिजायर टू be a motor car mechanic and go to a garage to learn. The garage is far but he insists on walking there. कहता है गैरेज बहुत दूर है, बट फिर भी मैं चल के चला जाऊंगा। He dreams of car but not flying planes, content with attainable goals. और जब हमारी ऑथर उससे पूछते हैं कि एरोप्लेन भी चलाने, तो कहता है नहीं, एरोप्लेन नहीं चलाना, बस गाड़ी चलाना ही सीखना है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो मुकेश एक ऐसा बच्चा है जो एक होप दिखा रहा है इन बिटवीन द ऑप्रेसिव वर्ल्ड ऑफ कास्ट, पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन। तो ये जो मैंने ये लास्ट लाइन लिखी है, ऐसे लाइंस आपको कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस में काम आएंगे, तभी मैंने थोड़े डिफिकल्ट प्लस इजी नोट्स बना दिए हैं। बता दिया कहाँ से मिलेंगे, तो एक बार इन नोट्स से पढ़ने के बाद आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, लॉ स्प्रिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से मुकेश के बारे में आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है दैट व्हाट वी स्टडीड अबाउट मुकेश, और कैसा है फिरोजाबाद में, आपने क्या क्या पढ़ा, फिरोजाबाद में क्या होता है, वो जल्दी से इंग्लिश में लिखो कॉमेंट सेक्शन के अंदर, एक अच्छी सी लाइन बना के 2 मार्कर वाली। एंड हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है डीप वाटर। लेट्स टेक अ 30 सेकंड ब्रेक और फिर लेते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डीप वाटर। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अब अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर, और इसको लिखा है विलियम ओ डगलस ने। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट सेक्शन में जल्दी से चैप्टर के राइटर का नाम और चैप्टर का नाम लिख दो। हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, जो चैप्टर के ऑथर है वो ही बता रहे हैं उनके साथ में उनकी लाइफ में क्या हुआ था। सो लेट्स स्टडी द चैप्टर। विलियम डगलस एट 10 और 11 ईयर ओल्ड डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल इन याकिमा। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो है विलियम डगलस, जब वो 10 से 11 साल की थी तो उन्होंने सीखा क्या? स्विमिंग। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कहाँ जाऊंगा? YMCA नाम के पूल पे। अब पूल पे क्यों जाने वाले थे वो? द याकिरा रिवर वॉज डेंजरस, मदर वार्नड हिम ऑफ पास ड्रॉइंग। क्योंकि उनके शहर में जो रिवर थी याकिमा रिवर, उनकी मम्मी कहती थी वहां नहीं जाना है, वहां पे ड्राउन हो जाता है। ड्राउन मतलब क्या? वहां पे लोग डूब जाते हैं। द YMCA पूल वॉज सेफ। तो अकॉर्डिंग टू उनको क्या लग रहा था? उन्हें लग रहा था ये YMCA पूल भाई साहब बहुत सेफ है। शैलो एट वन एंड, एक तरफ से बिल्कुल भी गहरा नहीं है, खाली 3
3 to 4 डीप है, ठीक है, और जो बिल्कुल सेंटर पोर्शन है वहां से सिर्फ 9 फीट डीप है। तो भाई यहाँ पे मैं मरूंगा नहीं, इन्हें ऐसा लगता है। ही वोर वाटर विंग्स खरीदते हैं एंड काफी बतले दुबले से थे, तो इन्हें शर्म आ रही थी जो है शॉर्ट्स के अंदर पूल में जाने में, बट फिर भी कह रहे चला जाता हूँ कि स्विमिंग तो सीखनी ही है। डगलस हैड फियर्ड वाटर सिंस एज 3 और 4। अब ये डगलस जी तो थे, इनको पहले से ही पानी का डर था। व्हेन वेव्स एट कैलिफोर्निया बीच नियरली ड्राउंड हिम, क्योंकि एक बार ये अपने पापा के साथ वहां गए थे 3-4 साल में कैलिफोर्निया बीच पे, और वहां पे वेव्स में ये डूबने वाले थे, तो तब से इनके मन में पानी का डर तो ऑलरेडी था। ही क्लंग टू हिज फादर बट वॉज स्वेप्ट अंडर, ब्रेथ गॉन एंड टेरर ग्रिपिंग हिम। तो तब भी उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि अपने फादर को उन्होंने जोर की पकड़ लिया था, बट हिज फादर वॉज लाफिंग। तो बचपन से ही पानी का डर तो इनके मन में था ही। द YMCA पूल रिवाइव दोज चाइल्डहुड फियर्स बट ही पैडल्ड लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स। तो जब वो YMCA पूल पे जाते हैं, थोड़ा सा पुराना डर उनको आता है, बट वो बाकी बच्चों को देख के यार ये भी तो करे, मैं भी कर लेता हूँ स्विमिंग। ही स्टार्टेड लर्निंग। वन डे द पूल वॉज एम्प्टी, बट एक दिन जब वो पूल पे जाते पूल खाली था एंड क्वाइट, सब कुछ बिल्कुल शांत था वहां पे। ही सैट टिमिडली ऑन द एज वेटिंग फॉर अदर्स। तो इन्होंने सोचा अकेले तो पूल में मैं नहीं जाऊंगा, डरपोक हूं मैं बिल्कुल, तो लोगों का वेट करता हूं। तभी क्या होता है, एन ओल्डर बॉय अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर 18-year-old कॉल्ड हिम स्किनी एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड। एक बच्चा आया काफी हट्टा कट्टा नौजवान 18 साल का, वो हमारे डगलस को कहता है हाई स्किनी, और उठा के पूल में फेंक देता है। क्यों? मस्ती करने के लिए बिल्कुल। डगलस लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, स्वैलोड वाटर एंड सैंक टू द बॉटम। तो डगलस जैसे ही पूल में जाते हैं वो सिटिंग पोजीशन में गिरते हैं, बहुत सारा पानी उनके गले में जाता है एंड ही स्टार्टेड गोइंग डाउन। पानी में डूबना वो शुरू कर देते हैं। अब आगे क्या होता है, वाइल गोइंग डाउन, जब वो पानी में डूब रहे थे, ही प्लान टू स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम। वो सोचते हैं कि मैं स्प्रिंग करके ऊपर आ जाऊंगा, जैसे शैंपेन का ढक्कन आता है बिल्कुल वैसे ही, और साइड में आके पैडल करके बिल्कुल साइड में आ जाऊंगा। द ड्रॉप फेल्ट एंडलेस, बट जब वो पानी के अंदर डूब रहे थे बहुत एंडलेस लग रहा था। 9 फीट जो थे ना वो उस पूल के, वो उन्हें 90 फीट लग रहे थे कि कितना गहरा पूल है। लंग्स बर्स्टिंग, ही पुश्ड अपवर्ड बट रोज स्लोली। और जैसे ही वो नीचे जा रहे थे, उन्होंने अपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जैसे ही मैं पूल के बॉटम टाइल को टच करूंगा, एक जंप मारूंगा उस बॉटल की ढक्कन की तरह, जैसे शैंपेन की होती है, उड़ के ऊपर आऊंगा। बट ऐसा नहीं होता है, वो बहुत स्लोली ऊपर आते हैं। हिज आईज एंड नोज सरफेस बट माउथ रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर। आंखें और जो नाक है वो थोड़ी सी पानी से बाहर आ जाती है, बट फिर भी हाफ बॉडी तो उनकी पानी के अंदर ही थी। लेग्स हंग डेड, उनके पैरों ने उनका साथ नहीं दिया, वो और ऊपर पानी से नहीं निकल पाए। आर्म्स फेल्ड एंड जो है वो सेकंड टाइम पूल में नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो पहली बारी पूल में कब गिरे, जब स्किनी बोल के उसने फेंका था। दूसरी बारी जब वो खुद जंप लगा के ऊपर आए, बट तब भी बाहर नहीं निकल पाए। अब दूसरी बारी वो पूल में गिर रहे थे। ही सैंक रेपिटेडली, अब सेकंड टाइम वो पूल में गिर रहे थे। स्ट्राइकिंग वाटर लाइक वन फाइटिंग नाइटमेयर, वो पानी को ऐसे कर रहे थे जैसे वो किसी नाइटमेयर में हो कि कोई मुझे बस इसमें से बाहर निकाल दे। हिज लंग्स एक्ड, क्या फील हो रहा था डगलस को? गाइस ये लर्न करना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलो और लर्न करना शुरू करो। पहले में उन्हें लग रहा था कि जो पूल 9 फीट गहरा है वो 90 फीट है। उन्हें लग रहा था मैं जंप करके ऊपर आऊंगा, बट ऊपर आने के बाद भी कुछ नहीं होता, उनके लेग्स पैरालाइज हो गए थे, ऐसा लग रहा था। सेकेंड बार जो वो गिर रहे थे पानी में, इट वॉज लाइक अ नाइटमेयर, ठीक है। उनकी लंग एक कर रही थी, हार्ट थ्रॉब मतलब क्या होता है, धड़क रहा था जोर की। डिजीनेस सेट इन, चक्कर आ रहे थे। टेरर डीप एंड, बहुत डर लग रहा था। बट स्टिल रिमेंबरिंग हिज स्ट्रैटेजी, अभी भी उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी याद थी। ही ट्राइड टू स्प्रिंग अगेन बट वाटर हेल्ड हिम, बट उन्होंने दोबारा जब कोशिश करी पानी से ऊपर आने की, अगेन पानी उन्हें पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। एंड तो स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, उनसे कोई एफर्ट नहीं हो रहा था। बट देन द रीजन इंटरवेंड, उनको एक दिमाग में फिर से अपनी स्ट्रैटेजी याद आती है। ही फेल्ट टाइल्स अंडर फुट एंड जंप विद ऑल हिज स्ट्रेंथ। अब वो सेकेंड टाइम जंप लगाते हैं, ठीक है। कुछ हुआ, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड हिम, नो रोप्स, नो लैडर्स, नथिंग एल्स। डार्कनेस एंड ड्राउजीनेस स्वेप्ट ओवर हिज माइंड एंड पैनिक ईज्ड इनटू क्वाइट पीस। अब जब वो सेकंड टाइम जब मार के ऊपर आते हैं और तब भी कुछ नहीं होता, पानी आसपास में होता है, तो अब उन्हें चक्कर आने लगते हैं एंड वो बेहोश होने लगते हैं। एंड जब वो बेहोश हो रहे थे, ही फेल्ट कैरीड जेंटली फ्लोटिंग ऑलमोस्ट अस्लीप। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें उठा लिया गोदी में और वो उन्हें चुपचाप सुला रहा हो। अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो
तो बेसिकली वो बिल्कुल मरने के करीब थे. ही वॉज लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस वो लूज कर रहे थे. देन क्या होता है, डगलस वोक अप वॉमिटिंग बिसाइड द पूल. वो उठते हैं और वॉमिट कर रहे होते हैं पूल के बराबर में. द बॉय हू थ्रू हिम क्लेम्ड इट वॉज अ जोक. जिस बच्चे ने फेंका था कह रहा था मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसी मस्ती कर रहा था. ही वॉज वीक, वो काफ़ी वीक थे. ट्रेम्बलिंग मतलब काँप रहे थे. एंड हॉन्टेड बाय फियर फॉर डेज, कुड नॉट ईट और एक्सर्ट हिमसेल्फ. तो बहुत दिनों तक ना ही कुछ खा पाए ना ही कुछ और काम करा उन्होंने. ही अवॉइडेड वाटर कंप्लीटली फॉर ईयर्स, फियरिंग स्विमिंग, बोटिंग और रिवर. और लाइफ में कभी उन्होंने पानी को मुड़कर नहीं देखा कि कोई जाके वहाँ बोटिंग कर लूँ या स्विमिंग कर लूँ. अब आगे पढ़ते हैं. ये तो बचपन का किस्सा पढ़ लिया, क्या होता है आगे. चलो अब जल्दी पढ़ते हैं चैप्टर को. अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जल्दी पढ़ते हैं इसे. एज ए यूथ ही फेस्ड फियर अगेन इन रिवर्स एंड लेक्स. अब इनको बहुत शौक था पानी में जाने का. अलग अलग लेक्स का नाम गिवन है, कैस्केडियर्स, वार्म लेक, टेटन, कोलंबिया. तो काफ़ी मस्ती करनी थी इन्हें, वाटर स्पोर्ट्स करने थे. बट जब वहाँ जाते थे तो इन्हें डर लगता था. लेग्स फ्रोज, हार्ट ग्रिप बाय आइसी हॉरर, फिशिंग, कैनोइंग, कोई भी काम करने जाते थे वो सब मज़ा नहीं आता था. ही ट्राइड एवरी मेथड टू ओवरकम फियर बट पैनिक क्लंग टाइटली. कोशिश करते थे ना डर लगे पानी में जाके, अब तो बड़ा हो गया हूँ मैं, बट फिर भी डर लगता था. इवेंचुअली ही सॉट फॉर प्रोफेशनल हेल्प. अब उन्होंने सोचा प्रोफेशनल हेल्प लेता हूँ. ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिसिंग 5 days a week 1 hour daily. तो ये कमेंट सेक्शन में लिख दो कितनी प्रैक्टिस करी उन्होंने. 5 दिन प्रैक्टिस करी हफ्ते के, और हर 1 घंटा उन्होंने प्रैक्टिस करी, मतलब कि दिन में 1 घंटा. द इंस्ट्रक्टर यूज अ बेल्ट रोप पुली सिस्टम टेकिंग हिम बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल. तो इंस्ट्रक्टर ने गले उनके जो है पेट पे एक बेल्ट बांध दी थी जिससे वो डूबे ना, एंड देन उनको पूल में उन्होंने प्रैक्टिस कराई. पैनिक रिटर्न्ड ओकेजनली. उन्हें डर लगता था, स्पेशली व्हेन लेग्स फ्रोज अंडर वाटर, जब उनके पैर जम जाते थे पानी के अंदर. एक्सरसाइज ग्रेजुअली बिल्ड स्किल. धीरे धीरे उनको जो है डर बाहर निकलता है. पुटिंग फेस अंडर वाटर, एक्सहेलिंग इनहेलिंग थ्रू नोज, किकिंग विद लेग्स, ये सब प्रैक्टिसेस वो करते हैं. तो ये आपको लर्न करना है कि ऐसे उन्होंने स्विमिंग सीखी थी. वीक्स ऑफ रेपिटेशन रिलैक्स्ड हिज लेग्स. ही लर्न टू कंट्रोल बॉडी एंड इंटीग्रेट ऑल स्किल. धीरे धीरे उन्हें पूरा एक स्विमर बनना आ जाता है. नाउ फाइनली इन अप्रैल ही स्वैम द पूल लेंथ विद क्रॉल स्ट्रोक्स. इंस्ट्रक्टर फिनिश द ट्रेनिंग. अप्रैल में जाके भैया इंस्ट्रक्टर कहते हैं मेरा काम कंप्लीट, अब तुम्हें स्विमिंग करनी आ गई है. येट द टेरर परसिस्टेड व्हेन अलोन. बट फिर भी जब वो अकेले होते थे पूल में विदाउट इंस्ट्रक्टर तो उन्हें डर लगता था. ही प्रैक्टिस रिपीटेडली ग्रेजुअली कन्फ्रंटिंग द फियर. तो उन्होंने अपने फियर को कन्फ्रंट करा और बार बार प्रैक्टिस करा. और यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट जुलाई तक जाके वो फुल ऑन रेडी हो गए थे. पूल में भी वो अब अकेले जो है प्रैक्टिस कर पा रहे थे, बट स्टिल उनको थोड़े डाउट बचते कि नहीं अभी भी डर लग रहा है. तो ही स्वैम अक्रॉस लेक वेंटवर्थ. ये सोचते चलो एक झील में जाके मैं डुबकी मारता हूँ. तो यहाँ एक झील है इनके यहाँ पे जो लेक वेंटवर्थ पे है, वो वहाँ जाके अलग अलग क्रॉल्स करते हैं और वहाँ पे उनको थोड़ा सा डर आता है. इन द सेंटर ऑफ द लेक ही लाफ्ड एट द फियर. वो डर के ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम क्या ही करोगे मेरा. बट स्टिल क्योंकि एक बार डर आया था लेक के बीच में, तो अगेन जब इनको छुट्टी मिलती है ये दोबारा जाते हैं एट कॉर्नर मीडोज वार्म लेक. एक और लेक पे जाता है, कौन सी लेक, वार्म लेक. वहाँ पे ये जो है वार्म लेक पे साइड में कैंप करते हैं और अगले दिन सुबह लेक में डुबकी मारते हैं. एंड उस दिन उन्हें उस लेक में वार्म लेक में बिल्कुल डर नहीं लगा. ही कॉन्कर्ड फियर एक्विंग जॉय विद द गिलबर्ट पीक. और फिर एक जगह पे जाके बहुत जोर के चिल्लाते हैं कि मैंने अपनी जो है फियर उसको ओवरकम कर लिया है. तो बेसिकली हमारे डगलस ने जब वो डूबने वाला एक्सपीरियंस उनका हुआ तो उसको इंस्ट्रक्टर रख के उन्होंने हटाया. बट इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद भी उनके मन में जब डर आता था तो उन्होंने 3 बार प्रैक्टिस करी. स्विमिंग पूल में अकेले, फिर एक बार वेंटवर्थ लेक पे, फिर एक बार वार्म लेक पे. एंड फाइनली उनका पानी का डर खत्म हो गया था. दिस एक्सपीरियंस गेव हिम अ डीप इनसाइट. इस एक्सपीरियंस से उन्हें एक डीप मीनिंग लाइफ का पता चला. टेरर एग्जिस्ट इन द फियर ऑफ डेथ. फियर ऑफ डेथ में ही टेरर है. एंड इन डेथ देयर इज पीस. जब मर रहे थे तब तो बहुत पीसफुल लग रहा था. फेसिंग नियर डेथ एक्सपीरियंस इंटेंसिफाइड हिज विल टू लिव एंड फ्रीड हिम फ्रॉम पैरालाइजिंग फियर. क्योंकि उन्हें खुल के जीना था तो उन्होंने स्विमिंग सीखी एंड उन्होंने अपना ओवरकम कर लिया फियर. ही कुड नाउ वॉक ट्रेल्स, क्लाइंब पीक, स्विम एंड ब्रश असाइड फियर. तो अब वो पहाड़ी भी चढ़ जाते थे और किसी भी पूल में डुबकी मार सकते थे. तो ये सारे के सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. बहुत आसान सा चैप्टर था, देख लो कितनी जल्दी कंप्लीट हो गया. अब आएगा हमारा अगला चैप्टर द रैट ट्रैप. तो अभी अगर हम बात करें डीप वाटर में से आपको क्या कॉमेंट करना है, आपको बताना है हाउ डिड डगलस लर्न स्विमिंग. इंस्ट्रक्टर का जो रोल था और उन्होंने कैसे स्विमिंग लर्न करी एंड उनका जो वो वाला एक्सपीरियंस था जब वो डूब रहे थे. दोनों चीज़ों को लिखना है एटलीस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस के अंदर. जल्दी से 40 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हैं, तुम लिखो उसको और मैं पढ़ाती हूँ आपको अगला चैप्टर द रैट ट्रैप.
ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर द रैट ट्रैप। आई होप तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरे को डगलस के बारे में जो बातें मैंने पूछी तुमने लिख दी हो कि नहीं लिखी, तो अभी जल्दी से लिखो। अभी जो चैप्टर पढ़ना है बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है बट आसान है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप क्या होता है? चूहे का पिंजरा, जिसमें चूहे को पकड़ने के लिए हम रोटी लगाते हैं। उसी रैट ट्रैप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली चूहे के पिंजरे के बारे में नहीं, चूहे के पिंजरा बेचने वाले एक इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं, रैट ट्रैप सेलर के बारे में। तो यहाँ मैंने एक बहुत ही अमेजिंग से नोट्स बना दिए हैं जिसमें आपके चैप्टर की एक एक लाइन इंक्लूडेड है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे नोट्स को और पूरे के पूरे चैप्टर को दिमाग में बसा लेते हैं। तो क्या होता है? अ पुअर मैन वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ही मेड फ्रॉम वायर। तो एक बहुत गरीब आदमी और वो छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बनाता है तारों से और उसे बेचता है। ही गॉट द वायर बाय बेकिंग इन शॉप्स एंड बिग फार्म्स। तो वो क्या करता था? वायर कहाँ से लाता था? चूहे पिंजरे बनाने की बेक करके, भीख मांग के किसी बिग फार्म से, इधर उधर जगहों से। हिज वर्क डिडंट अर्न मच, ज्यादा कमाई तो होती नहीं थी। सो ही ऑफन बेग टू और स्टील टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो भाई साहब ये इतने गरीब थे और इतना काम करते थे, चूहे के पिंजरे बेचते थे, तभी कमाई नहीं होती थी, तो कभी कभी चोरी भी करते थे और भीख भी मांगते थे। चोरी बहुत बड़े डाके नहीं, छोटी मोटी चोरी करते थे। हिज वर्क, अच्छा चलो ये लाइन तो पढ़ ली। हिज क्लोथ्स वर इन रैग। अब ये लर्न करो, जल्दी कॉमेंट सेक्शन ओपन करो, लिखो। ये करेक्टर स्केच ना अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वन शॉट को अटेंड करा है। तभी कहा है यहाँ 1 से 1.5 घंटा लग गया तो आ गए 80 on 80। तो हिज क्लोथ्स वर रैग्स, फटे पुराने कपड़े थे। चीक्स संक इन, बिल्कुल दबे हुए चीक्स थे। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आई, आंखों में भूख दिखाई देती थी इन अंकल के। ठीक है। लाइफ सीम सैड एंड बोरिंग टू हिम। बहुत सैड सी लाइफ थी, कोई दोस्त भी नहीं था, गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, परिवार भी नहीं था, वाइफ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अकेले घूमते रहते थे इधर से उधर। वन डे व्हाइल थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप्स ही हैड एन आइडिया। बट इतने अकेले थे तो एक दिन ये घूमते घूमते इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, द होल वर्ल्ड इज लाइक अ बिग रैट ट्रैप, कि पूरी बड़ी दुनिया जो है हमारी वो भी एक रैट ट्रैप है। जैसे छोटे ऐसा होता है चूहे का पिंजरा, ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप है। लैंड, सी, सिटी, विलेजेस और वर लाइक अ बेट। ये जो लैंड है, सी है, सिटी है, ये बेट है। बेट मतलब होता है लालच। चूहे के पिंजरे में लालच क्या होता है? रोटी या चीज। ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो अलग अलग शहर हैं, लोग हैं, विलेजेस हैं, ये सब लालच है। कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, वेल्थ प्रोवाइड करते हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। बट इफ समवन ट्राई टू टेक इट दे वुड गेट ट्रैप्ड। बट जब हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं तो हम जो है ट्रैप हो जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, सब मोह माया है, क्या छोड़ दो ये सब दुनिया, ये वो सोचता है। ठीक है। ही फेल्ट अनवांटेड जॉय, और जब भी वो ये सब सोचता था उसे काफ़ी खुशी होती थी। थिंकिंग दिस वे बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ नेवर बीन काइंड टू हिम। तो कभी उसके साथ तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ था। तो ही यूज्ड टू इमेजिन पीपल गेटिंग कॉट इन लाइफ ट्रैप व्हाइल ही स्टेड फ्री। उसे लगता था अरे उसके साथ ये गलत हुआ था, ये गलत हुआ था, ये सोच सोच के इसका टाइम पास हो जाता था अच्छा खासा। अब वन इवनिंग क्या होता है, एक दिन की बात है, कुछ अलग सा होता है इसके साथ। पे ये बेचारा घूम रहा था, रात हो गई थी और ना ही इसके पास खाने को था, ना ही जगह थी रुकने को, क्योंकि घर तो इसका था ही नहीं। तो वन इवनिंग ही सॉ अ स्मॉल ग्रे कॉटेज एंड नॉक्ड फॉर शेल्टर। यूजुअली जब ये किसी घर पे नॉक नॉक करता था लोग भगा देते थे। बट द ओल्ड मैन इनसाइड अ क्रॉफ्टर विदाउट फैमिली वेलकम्ड हिम। बट उस ओल्ड मैन ने इसे वेलकम करा। ही गेव स्ट्रेंजर पॉरेज, इनफैक्ट उसने उसे दलिया खिलाया। शेयर टोबैको, अपने साथ तंबाकू जो है स्मोक करवाया। एंड प्लेड कार्ड्स विद हिम, और उसके साथ ताश के पत्ते भी खेले। द क्रॉफ्टर टॉक्ड फ्रीली अबाउट हिज लाइफ। क्रॉफ्टर ने अपनी लाइफ के बारे में भी उसे बताना शुरू करा। दैट ही हैड वर्कड एट रैम्स जो आयरन वर्क, कि वो पहले रैम्स जो आयरन वर्क, एक आयरन बनाने की फैक्ट्री है, वहां काम करता था। एंड नाउ हिज काउ सपोर्टेड हिम, और अब वो क्या करता है, पैसा कमाने के लिए उसकी काउ जो है वो दूध देती है, वो बेच के पैसे कमाता है। देन ही शोड पेडलर 3 10 kroner bills टू प्रूव हिज ऑनेस्टी। वो कहता है मेरी गाय ना बहुत पैसे कमा के देती है, मेरे को बहुत अच्छा दूध देती है, इनफैक्ट मैंने तो 30 करोनर कमाए हैं पिछले महीने। और जब पेडलर को यकीन नहीं होता है तो वो उसे अपने 30 करोनर यानी कि 3 नोट दिखाता है 10-10 करोनर के। करोनर क्या मतलब, जैसे हमारी रुपए करेंसी, इनकी करेंसी करोनर दिखाता है। बट द पेडलर ब्रोक द ट्रस्ट। बट नेक्स्ट डे पेडलर उन पैसों को चुरा लेता है। ही स्मैश्ड द विंडो, टुक द मनी, और वो उसके घर आके वो मनी को चुरा लेता है। केयरफुली पुट द पाउच बैग, पाउच को वापस रख देता है। एंड ही फेल्ट स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट, कि अरे वाह मैंने तो बहुत बढ़िया काम करा है। देन पेडलर टुक अ फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट का रास्ता पकड़ता है कि चलो यहाँ से मैं भाग जाऊंगा। बट लेटर गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एंड रियलाइज्ड ही हैड फॉलन इनटू हिज ओन रैट ट्रैप। और जब वो फॉरेस्ट के अंदर गायब हो जाता है तो उसे समझ में आता है कि अब मैं चूहे के पिंजरे में फंस गया हूँ, ये जो 30 करोनर थे ये मेरी लालच थी, एंड नाउ आई एम ट्रैप्ड। अब क्या होता है,
टायर्ड एंड ट्रैप्ड, अब वो जो है फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा था, ही हर्ड हैमरिंग फ्रॉम अ नियर बाय आयरन मिल एंड वेंट देयर टू हेल्प। उसे एकदम से सुनाई देता है कि आसपास में कोई आयरन मिल है, तो रात के अंधेरे में इतनी ठंड में मैं बच सकता हूँ, वहां जाके बैठ सकता हूँ, तो वो वहां जाता है। इन द फॉर्ज, यानी कि वो आयरन मिल की जो फॉर्ज है, फॉर्ज क्या होता है जहाँ भट्टी लगी होती है, लोहा पिघल रहा होता है, वो वाली जगह, द ब्लैक स्मिथ्स वर वर्किंग हार्ड, वहां पे लोहार बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। ही एंटर्ड टू वार्म हिमसेल्फ, वो वहां जाके उनसे परमिशन लेके कोने में बैठ जाता है, सो जाता है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, दिसंबर का महीना, तो वो अंदर वहां बैठ जाता है। सडनली व्हाट हैपेंड, द आयरन मास्टर केम एंड थॉट द स्ट्रेंजर वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तभी वहां के जो आयरन मास्टर थे, यानी कि उस बड़ी फैक्ट्री के ओनर थे, वो आते हैं और वो उसको अपना एक्वेंटेंस मतलब पुराना दोस्त समझ लेते हैं, नील्स ओलफ। क्या समझते हैं नाम? नील्स ओलफ। द पेडलर डिडंट करेक्ट हिम, अब जब वो उसको कहते तुम मेरे दोस्त नील्स ओलफ हो, तो पेडलर उन्हें करेक्ट नहीं करता, ये नहीं कहता नहीं हूं मैं तुम्हारा दोस्त, वाई क्यों नहीं करता है? होपिंग टू गेट अ लिटिल मनी, उसे लगता है इतना अमीर आदमी अपना दोस्त समझ रहा है तो कुछ पैसे दे देगा। द आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम होम, बट वो उसको पैसे देने की जगह कहते हैं क्रिसमस है तो मेरे घर चलो, बट द पेडलर रिफ्यूज्ड अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, तो उसको लगा नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, उनके घर थोड़ी जाऊंगा, तो वो मना कर देता है। नेक्स्ट आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर एडला विलियमसन टू इनवाइट हिम, जब उनकी बात नहीं मानता है पेडलर, तो वो अपनी बेटी को एडला विलियमसन को आयरन मास्टर उसको बुलाने भेज देते हैं। अब एडला का करेक्टर स्केच, जल्दी से कमेंट सेक्शन ओपन करो, एडला का करेक्टर स्केच लिखो, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। शी वॉज मॉडेस्ट, शाय एंड काइंड गर्ल, मॉडेस्ट, शाय और काइंड गर्ल थी। शी कैरीड अ फर कोट, एक फर का कोट ला दिया बिकॉज शी इज सुपर रिच, एंड टोल्ड हिम ही कुड लिव फ्रीली इफ ही वांटेड, कि उनको कहती है कि चलो हमारे घर और आपका जब मन करे हमारे घर से चले जाना, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये कोई क्रिमिनल है, शायद चोरी करी है इन्होंने, तो वो कहते हैं कि आप आओ डिनर करो हमारे घर, क्रिसमस पे रहो और जब आपका मन करे चले जाना आप। बट शी वांटेड हिम टू स्टे फॉर क्रिसमस ईव। अब इतना अच्छा सा इन्विटेशन सुन के एडला का, द पेडलर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, और जब वो रास्ते में उनके घर जा रहा था, ही फेल्ट वरीड थिंकिंग व्हाई डिड आई टेक दैट मैन्स मनी, नाउ आई एम इन द ट्रैप, यानी कि जब गलती हो रही होती है तो एक बार मन में एहसास हो जाता है ना, तो उसे लगता है अब गड़बड़ हो गई है मेरे से, मैंने क्यों चुराए थे पैसे, अब मैं फंस गया हूं। अब क्या होता है, इतने बड़े आदमी का दोस्त बन के जब वो मैनर में जाता है, मैनर इज हाउस, आयरन मास्टर के घर पे क्या होता है, एट द मैनर ही वॉज वॉश्ड, मैनर में उसको नहलाया जाता है, शेव कराई जाती है और ड्रेस करा जाता है एक बिल्कुल सुपर डुपर कपड़ों के अंदर। वहां पे क्या होता है तब, द आयरन मास्टर रियलाइज ही वॉज नॉट द पर्सन ही थॉट एंड स्कोल्डेड द पेडलर, आयरन मास्टर को समझ में आता है ये तो मेरा दोस्त नहीं है और उसको बहुत डांटते हैं। द पेडलर एडमिटेड दैट द वर्ल्ड वॉज अ रैट ट्रैप एंड वार्नड द आयरन मास्टर दैट एनीवन कुड गेट कॉट, और आयरन मास्टर उसे क्या कहते हैं, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो तब रैट ट्रैप सेलर पेडलर उनको डांट के कहता है कि आज मैं चूहे के पिंजरे में फंस गया हूं, तुमने मुझे क्रिसमस डिनर का लालच दिया, कल को आप फंस जाओगे। ये बात सुन के जो है आयरन मास्टर जो है उसको कहते हैं ठीक है वापस चले जाओ जहां से आए हो, मैं कोई पुलिस को नहीं बुला रहा हूं। बट एडला इग्नोर्ड हिज लाई, तभी एडला उसके लाई को इग्नोर करती है, एंड इंसिस्ट ही स्टे, क्या कहती नहीं इन्हें यहां रुकने दो। शी वॉन्टेड हिम टू फील पीस एंड वेलकम एटलीस्ट फॉर वन डे, सो शी थॉट दैट ये एक गरीब इंसान है तो इसको एक दिन हम अच्छा सा दिन देते हैं ऑन द क्रिसमस, ऑन क्रिसमस ईव। तो अब वो उनके घर पे ही रुक जाता है, इवन तो वो चोर है, उन्हें ये चोर नहीं पता, उन्हें बस पता है कि इसने झूठ बोला हमारा दोस्त नहीं है, बट फिर भी वो उसे अपने घर पे रुका लेते हैं, ठीक है। ऑन द क्रिसमस ईव द पेडलर स्लेप्ट सेफली, वो चुपचाप सोता रहा, खाना खाया, एंड रेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, पहली बार सालों में उसने इतना आराम देखा होगा। एडला इन्वाइटेड हिम आउट ऑफ काइंडनेस सो ही कुड एंजॉय वन डे ऑफ पीस, एडला ने क्यों उसको इन्वाइट करा था कि वो एंजॉय कर ले एक दिन। नेक्स्ट मॉर्निंग जो क्रिसमस डे था, आफ्टर चर्च एडला लर्न द क्रॉफ्टर हैड बीन रॉब्ड एंड फियर्ड द स्ट्रेंजर माइट बी थीफ। अब नेक्स्ट डे उन्हें पता चलता है कि चर्च के अंदर कि एक चोर घूम रहा है उनके इलाके में जिसने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए हैं, एंड उन्हें पता चल जाता है कि उस चोर को ही उन्होंने अपने घर पे रुकाया है। बट जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है दैट पेडलर ने उनके लिए एक गिफ्ट छोड़ा है। ही लेफ्ट अ लेटर एंड अ स्मॉल रैट ट्रैप फॉर एडला थैंकिंग हर फॉर हर काइंडनेस, और उसी के अंदर वो 30 करोड़ के नोट भी थे। तो पेडलर ने क्या करा, सारे के सारे पैसे, एक छोटा सा आयरन जो है आयरन की वायर से बना हुआ हमारा रैट ट्रैप, और जो है एक लेटर लिख के एडला को दिया था कि थैंक यू तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट करा, तो मैं भी चोर बन के पैसे चोरी नहीं करूंगा, ये उस क्रॉफ्टर को वापस कर देना। द लेटर शोड हिज चेंज ऑफ हार्ट
नॉट। लेटर क्या दिखाता है, क्या वो बदल गया है। एंड ही रियलाइज गुडनेस एंड काइंडनेस कुड चेंज अ पर्सन। ही साइंड इट एज कैप्टन वॉन्सटेल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड। तो जैसे कि एडला ने उसे कैप्टन की ट्रीट करा, तो उसने लास्ट में लिख दिया कैप्टन वॉन्सटेल, यानी कि अपने नाम के पीछे कैप्टन लगा दिया कि चलो मैं भी कैप्टन की तरह ही ट्रीट करूंगा, जैसे तुमने मेरे पे विश्वास दिखाया, मुझे अपने घर रुकाया, इतना अच्छा ट्रीट करा, तो मैं भी चोरों की तरह नहीं, पैसे सारे वापस करूँ, प्लीज आप उसको दे देना। चैप्टर कंप्लीट, बस कुछ था ही नहीं चैप्टर के अंदर। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आगे क्वेश्चन आंसर सीरीज में देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं है, बट आपको अब बहुत मेन काम है तुम्हारा, हम ब्रेक लेंगे पूरा। तुम कमेंट सेक्शन स्टार्ट करो और इसमें रैट ट्रैप सेलर का करेक्टर स्केच बना के लिखो खुद से। एडला के बारे में लिखो, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक ही शी इज, एंड आयरन मास्टर के बारे में लिखो, ठीक है। और क्रॉफ्टर अंकल के बारे में भी लिखो। आई नो मैं बहुत मेहनत करा रही हूँ तुम्हारे से, बट ऐसे ही मंदबुद्धि की तरह थोड़ी पढ़ना है कि मैं बोले जा रही हूँ और तुम सुने जा रहे हो। तुम्हारे एफर्ट भी लगने चाहिए समझने के अंदर। मैं तुम्हें कहती कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ लिख लो, तो मुझे क्या पता चला तुमने लिखा या नहीं पता चला, इतनी तो टेक्नोलॉजी आई नहीं कि यहाँ से तुम सबको देख लूँ। तो इसीलिए तुम्हें कॉमेंट सेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा और इसमें लिखना पड़ेगा अभी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, मैसेज लैंग्वेज में लिख दो, कैसे भी लिखो तुम्हें लिखना है। और इंग्लिश में लिख रहे हो, बना पा रहे हो, तो कोशिश करो बोर्ड के पेपर में इंग्लिश ही लिख कर आनी है। सो नई चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत लेंदी चैप्टर है वो इंडिगो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम्हें इंडिगो बहुत जल्दी से पढ़ा दूं और बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर सारी डिटेल्स तुम्हारे दिमाग में बसा दूं। सो चलिए ब्रेक लेते हैं और अपना नेक्स्ट चैप्टर इंडिगो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है इंडिगो, जिसको लिखा है लुइस फिशर ने। तो इनके नाम की स्पेलिंग काफी डिफिकल्ट सी है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, ये रही स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ से देख के लिख दो। चलो पढ़ते हैं अपने इस लेंदी चैप्टर को, जो बिल्कुल एक हिस्ट्री का चैप्टर लगता है, बट जैसे हिस्ट्री पढ़ाती हूँ बड़े से वैसे ये चैप्टर भी पढ़ा दूंगी। तो लुइस फिशर जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, वो हमें बताते हैं कि जब वो गांधी जी से मिले थे क्या हुआ था। लुइस फिशर नरेट्स गांधीज अर्ली एक्टिविज्म इन चंपारण 1917। 1917 में गांधी जी ने जो चंपारण करा, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, फोकसिंग ऑन इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। गांधी जी वॉज फर्स्ट अप्रोच एट 1916 लखनऊ कांग्रेस सेशन बाय राजकुमार शुक्ला, अ पुअर इलिटरेट बट रेजोल्यूट पेजेंट। यानी कि जब गांधी जी 1916 के लखनऊ वाले सेशन के अंदर गए हुए थे, वहां पे एक पुअर पीजेंट राजकुमार शुक्ला उनसे मिलने आते हैं। वो इलिटरेट थे बट बहुत रेजोल्यूट थे। रेजोल्यूट मतलब अब बिल्कुल पक्के, जो काम करना है वो करना ही है। शुक्ला इंसिस्टेड गांधी जी विजिट चंपारण टू फाइट इनजस्टिसेस अंडर द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड सिस्टम। शुक्ला जी उन्हें कहते हैं मेरे साथ चंपारण चलो और हमारी मदद करो, ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड हमें बहुत तंग कर रहे हैं। गांधी जी इनिशियली सेड ही हैड कमिटमेंट्स एल्वेयर। गांधी जी कहते हैं मेरे पे टाइम नहीं है, मुझे कहीं और जाना है। बट शुक्ला फॉलोड हिम रेस्टलेसली इवन टू अहमदाबाद आश्रम। शुक्ला जी उनका पीछा करते रहते हैं हर जगह, अहमदाबाद के आश्रम तक भी। शुक्ला बेग्ड गांधी टू फिक्स अ डेट। गांधी जी को कहते हैं प्लीज एक डेट फिक्स कर दो, और वो कर देते हैं। मंथ्स लेटर ही वेटेड इन कैलकाटा अंटिल गांधी जी अराइव। तो वो बताते हैं चलो उस दिन पे कैलकाटा आ जाना, और उस दिन वहां पे शुक्ला जी बैठे होते हैं और गांधी जी वहां आ जाते हैं। फ्रॉम कैलकाटा, अब कैलकाटा से क्या होता है, गांधी एंड शुक्ला ट्रैवल टू पटना। वो ट्रेन में बैठ के पटना जाते हैं। वेयर शुक्ला इंट्रोड्यूस्ड हिम टू लॉयर राजेंद्र प्रसाद। वहां से शुक्ला उनको लेके जाते हैं राजेंद्र प्रसाद लॉयर के घर पे, जो बाद में हमारे पहले प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है। प्रसाद वॉज अवे। अब उस समय राजेंद्र प्रसाद जी अपने घर पे नहीं थे, बट द सर्वेंट्स लेट गांधी स्टे ऑन द ग्राउंड्स मिस्टेकिंग हिम फॉर अ पुअर पीजेंट। बट वो कहते ठीक है आप भी यहाँ बैठ जाओ। उन्हें लगता है कि गांधी जी भी कोई पुअर पीजेंट है, उन्हें नहीं पता था इतने बड़े लॉयर आए हैं साउथ अफ्रीका से, ठीक है। गांधी जी कुड नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राजेंद्र प्रसाद के यहाँ के जो सर्वेंट्स थे उन्हें पानी नहीं निकालने देते हैं वेल में से, ड्यू टू कास्ट फियर शोइंग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो अनटचेबल ना हो। गांधी जी देन विजिटेड मुजफ्फरपुर फर्स्ट फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो जब पटना में काम नहीं होता गांधी जी कहाँ जाते हैं, पटना टू मुजफ्फरपुर। नोट्स एक कॉपी ले आओ, चलो छोड़ो इसमें से जब रीड करोगे तब बना लेना। तो मेरे इंस्टाग्राम से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, मतलब ये चैप्टर कम से कम 15-20 पेजेस का, मैंने 3 पेजेस में बना दिया नोट्स, ठीक है। ओके, तो गांधी जी विजिटेड मुजफ्फरपुर फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, स्टेइंग विद प्रोफेसर JB कृपलानी हु करेजियसली हार्बर्ड
हिम, तो वो अपने एक फ्रेंड जिनका नाम है प्रोफेसर JB कृपलानी, उनको बुलाते हैं दैट मुझे आप वहां पे रिसीव कर लीजिए। एंड व्हेन ही स्टेड इन मुजफ्फरपुर, तो वो 2 दिन के लिए एक और प्रोफेसर के घर पे रुकते हैं जिनका नाम है प्रोफेसर मलकानी। एंड इट वाज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, क्योंकि उस समय में गांधी जी जैसे लोगों को, जो लोग ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करते थे, उन लोगों को कोई अपने घरों में नहीं रुकाता था। तो इट वाज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। अब न्यूज ऑफ गांधी जी's अराइवल स्प्रेड, गांधी जी मदद करने आए, ये बात पूरे चंपारण में, बिहार में फैल चुकी थी। शेयर क्रॉपर्स, लॉयर्स एंड पीजेंट्स बिगैन अराइविंग फ्रॉम चंपारण, हर कोई गांधी जी से मिलने अब आ रहा था। गांधी जी जैसे ही लॉयर्स से मिलते हैं, ही चिडेड लॉयर्स, चिडेड मतलब डांट लगाते हैं इनकी, फॉर चार्जिंग हाई फीस, आर्ग्यूइंग विद देम, कि भाई तुम इतने इनसे पैसे क्यों ऐंठते हो, ये तो गरीब है। एंड ही सेड फियरलेसनेस नॉट आर्ग्यूइंग फियरलेसनेस नॉट कोर्ट्स, वो कहते हैं कि इनको कोर्ट जाके कोई फायदा नहीं होगा इनका केस लड़ने का फार्मर्स का, पहले इनके मन में से डर बाहर निकालना होगा। ब्रॉट रिलीफ टू पीजेंट्स, यानी कि उन्होंने कहा कि आप इनसे इतनी फीस ले रहे हो, इनको कोर्ट लेके जा रहे हो, बट उससे फायदा नहीं होगा, फायदा होगा जब हम इनके मन में से लैंडलॉर्ड्स का डर बाहर निकालेंगे। ओके, तो अब आगे पढ़ते हैं क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से गांधी जी राजकुमार शुक्ला जी की मदद करने आए थे। तो मोस्ट चंपारण लैंड वॉज ओन्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड, जैसे ये चंपारण का एक खेत है तो इसको एक इंग्लिश लैंडलॉर्ड जो है वो इसको ओ करेगा, उसका होगा ये। एंड टेनेंट्स हैड टू प्लांट 15% ऑफ लैंड विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर क्रॉप। टेनेंट कौन होते हैं? किराएदार। तो जितने भी फार्मर्स होते थे, जैसे राजकुमार शुक्ला जो भी हैं, वो सब किराए के फार्मर्स होते थे, उनको किराए पे ये जगह मिल जाती थी, खेत मिल जाता था कि तुम यहाँ पे फार्मिंग करो। अब किराए में कुछ देना तो होगा ना, तो किराए में इनको 15% हिस्से के ऊपर इंडिगो उगाकर दे देना था। और ये कॉन्ट्रैक्ट इनका अच्छा खासा चल रहा था, ये इंडिगो बेच के बहुत पैसे कमाते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। सडनली व्हाट हैपेंड, सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी लेसन लैंडलॉर्ड्स डिपेंडेंस ऑन फार्मर्स। क्या हुआ, जर्मनी के अंदर फैक्ट्री के अंदर इंडिगो बन जाती है, तो अब इनको ये उगाए हुए इंडिगो की जरूरत नहीं थी, उसकी मार्केट में डिमांड ना होती। तो ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें, फार्मर्स के ये इस इंडिगो का क्या करेंगे हम। तो दे ट्रिक द फार्मर्स, दे डिमांडेड मनी टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लैंडलॉर्ड्स इतने चालू थे, ये फार्मर्स के पास गया और कहा कि ये जो 15% वाला हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि तुम हमें इंडिगो आके दो, चलो इसे कैंसिल करते हैं। और कैंसिल करने के लिए, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एंड नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एंड कर रहे हो कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, आपको पैसे मिलेंगे सामने वाली पार्टी से। तो वो उसे कहते हैं पैसे दो हमें सारे फार्मर्स को, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देंगे। कुछ फार्मर्स ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, पैसे देके कि ठीक है इंडिगो उगाना वैसे भी बहुत मुश्किल है। बट द रेजिस्टिंग टेनेंट्स, जिन टेनेंट्स के पास पैसा ही नहीं था कि हम ठीक है उगाते रहेंगे, हमें कैंसिल नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट, उनको इन्होंने थ्रेट्स दिए और लैंडलॉर्ड्स ने पिटवाया कि नहीं हमें पैसे दो। एग्जैक्टली हैपेंड राजकुमार शुक्ला के साथ भी, कि जबरदस्ती उनसे पैसे ऐंठे गए कॉन्ट्रैक्ट को एंड कराने के लिए, जो ऑलरेडी उन्हें खत्म करना ही था, उन्हें जरूरत ही नहीं था इंडिगो। एट दिस मोमेंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, तो इस क्रिटिकल मोमेंट पे गांधी जी जो है चंपारण पे पहुंच जाते हैं। कॉलिंग ऑन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन सेक्रेटरी, सबसे पहले वो जाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी पे, हु रिफ्यूज इंफॉर्मेशन, जो उनको इंफॉर्मेशन नहीं देता है और उनको बुली करता है। देन ही मेट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, देन वो सेकंड जाते तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास, जो उनको बुली करके कहता है कि तुम बाहर वाले हो, भाग जाओ यहां से। बट गांधी जी रिफ्यूज कर देते हैं जाने को। देन गांधी जी पहुंचते हैं मोतीहारी, चंपारण की कैपिटल। तो 3 जगह विजिट कर चुके, पटना, मुजफ्फरपुर, एंड अब पहुंच गए हैं चंपारण की कैपिटल मोतीहारी। एंड मेड अ हाउस हिज हेडक्वार्टर, और वहां पे एक घर को अपना हेडक्वार्टर वो बना लेते हैं, समझ रहे हो, वहां जाके एक घर को हेडक्वार्टर बना दिया। गांधी कंटिन्यूड इन्वेस्टिगेशन, विजिटिंग माल ट्रीटमेंट साइट्स एंड राइडिंग एन एलिफेंट टू नियर बाय विलेजेस। अब क्या होता है, वो वहां पे काम कर ही रहे होते हैं कि उन्हें सुनने में आता है कि पास के गांव में किसी को बहुत पीटा है, तो एलिफेंट के ऊपर बैठ के उसे देखने जा रहे थे। तभी पुलिस मैसेंजर इंटरसेप्टेड, मतलब उन्हें बीच में रोक देता है, एंड ऑर्डरिंग हिम बैक कि चलो वापस जाओ अपने घर मोतीहारी वाले। एंड गांधी जी कंपाइल बट डिसोबे द नोटिस ऑफिशियली साइटिंग हायर मॉरल लॉ। वो जो है सुपरिटेंडेंट पुलिस का गांधी जी को एक लेटर देता है कि ब्रिटिशर्स ने कहा है कि खाली मोतीहारी वाले घर पे वापस मत जाओ, अपने यहाँ वापस चले जाओ, बिहार छोड़ के वापस चले जाओ, आपको यहाँ रहना अलाउड नहीं है। बट गांधी जी वो ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को नहीं मानते और कहते नहीं मैं तो यहीं पे रहूंगा। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या करा, ब्रिटिशर्स का रूल ब्रेक कर दिया, लॉ ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा जाओ चंपारण से, वो नहीं माने। तो अगले दिन अब उनके ऊपर कोर्ट का केस चलने वाला था। गांधी जी वॉज समन टू द कोर्ट, यानी कि उन पे केस होगा। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद एंड अदर अलाइज टू सपोर्ट हिम, तो वो बड़े बड़े लोगों को
टेलीग्राफ कर देते हैं कि आ जाओ मेरी मदद के लिए। पीसेंट्स गैदर्ड स्पॉन्टेनियसली इन थाउजेंड एट द मोतीहरी कोर्ट हाउस, और उस कचहरी के बाद मोतीहरी की लाखों की हजारों की भीड़ में सारे फार्मर्स आते थे गांधी जी की सपोर्ट में। अनअवेयर ऑफ गांधी जी साउथ अफ्रीकन रिकॉर्ड, जस्ट हियरिंग ही हेल्प देम, उन्हें बस इतना पता था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में लोगों की मदद करके आए हैं, हमारी भी मदद करने आए, तो सब पीजेंट्स वहां आ जाते हैं। गांधी गाइडेड द क्राउड पोलाइटली शोइंग इंडियंस कुड चैलेंज अथॉरिटी इफेक्टिवली। अब गांधी जी उस क्राउड को हैंडल करते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स अंदर बैठे हुए डर गए थे इतने सारे फार्मर्स को इकट्ठा देखकर। ऑफिशियल्स वर पावरलेस, ब्रिटिश के सारे ऑफिशियल पावरलेस फील कर रहे थे। विदाउट गांधी की कोऑपरेशन वो तो ट्रायल भी नहीं कर पा रहे थे। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड अ ट्रायल डिले, जो वहां का जज था वो कहता है कि चलो हम बाद में कोर्ट का ट्रायल कर लेंगे, ये पेशी बाद में कर लेंगे। बट क्यों? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स थे ना, उसे डर लग रहा था पीट देंगे अंदर आके। बट गांधी जी कहते हैं नहीं, आज ही करो। जब उनका जो है सुनवाई होती है, गांधी जी एक्सप्लेन्ड हिज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। गांधी जी कहते हैं मेरी गलती है, मैंने आपका बात नहीं मानी, ब्रिटिशर्स ने कहा जाओ यहां से, मैं नहीं गया तो मेरी गलती तो है, बट आई ओबेड द लॉ वर्सेस ह्यूमैनिटी। ठीक है, मैंने ह्यूमैनिटी को चुना, अपने नेशन को चुना, मेरी गलती है, बट मुझे अपने लोगों की मदद करनी है तो मैं यहां रुक गया हूं। ही प्लीडेड गिल्टी, उन्होंने कहा हाँ मेरी गलती है। रिफ्यूज द बेल, उन्होंने कहा मैं बेल भी पे नहीं करूंगा, क्योंकि बीच में उन्हें बोला जाता है 120 मिनट, यानी कि हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, दोबारा कंटिन्यू करेंगे, बेल दो, वो भी मना कर देते हैं। बट फाइनली उनको बिना कोई सुनवाई करे, यानी कि कोई फैसला सुनाए, बाहर जाने दिया जाता है। तो यूजुअली कोर्ट में ऐसा नहीं होगा, अगर आपको सुनवाई नहीं हुई है तो आपको कहेंगे चलो अंदर चलो लॉकअप में, बट वहां का जज क्या कहता है, ठीक है हम बाद में कभी फैसला सुनाएंगे, तुम रह लो चंपारण में, कोई बात नहीं। एंड दैट्स हाउ गांधी जी उस दिन जीत गए थे, क्योंकि बाहर फार्मर्स की भीड़ देख के वो गांधी जी को सजा नहीं सुनाते हैं। लॉयर्स वॉन्ट टू फॉलो हिम जेल इफ नेसेसरी। अब गांधी जी जब बाहर आते, बाकी लॉयर से पूछते हैं मैं जेल गया तो क्या करोगे, तो वो कहते हैं हम आपकी तरह इनकी मदद करेंगे, और हमें जेल जाना पड़ा तो हम भी जेल चले जाएंगे। देन दे सेट अप अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी इंक्लूडिंग लैंडलॉर्ड्स, ऑफिशियल एंड गांधी जी एज अ सोल पीजेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो अब फाइनली जो है गांधी जी को एक लेटर लिख के बाहर से पता भी चल जाता है जो है वाइस रॉय की तरफ से कि गांधी जी के ऊपर जो केस हुआ था वो उसको बंद कर रहे हैं, एंड हम लोगों की जीत हो गई थी। सिविल डिसोबीडियंस, जो गांधी जी ने बात नहीं मानी, उसकी जीत हो गई थी। एंड अब फाइनली वो एक एसोसिएशन बनाते हैं इस पूरे केस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब उस एसोसिएशन में कौन कौन लोग थे? लैंडलॉर्ड्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, और गांधी जी पीजेंट्स की तरफ से एक अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे। अब उसके अंदर उन लोगों ने प्रूफ कर दिया, मतलब गांधी जी ने प्रूफ कर दिया कि पीजेंट्स के साथ नाइंसाफी हुई है, एंड लैंडलॉर्ड्स मान जाते हैं रीपेमेंट करने के लिए जो पैसा उन्होंने ठगा था। ठीक है, एविडेंस प्रूव लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि उन्होंने गलती करी है। दे अग्रीड टू पे पार्शियल रिफरेंस ऑफ इलीगली कलेक्टेड इंडिगो पेमेंट्स, उन्होंने कहा ठीक है हम आधा पैसा जो है वापस कर देंगे। ठीक है, गांधी जी डिमांडेड ओनली 50%। अब उन्होंने, गांधी जी ने 100% डिमांड करने की जगह पैसा 50% ही मांगा, बट ये लैंडलॉर्ड्स इतने लालची थे कि उन्होंने कहा नहीं हम तो 50% भी नहीं, हम तो 25% ही देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था गांधी जी मानेंगे नहीं, हम 25 भी नहीं देंगे, गांधी जी 50 पे अड़े रहेंगे और ये डेडलॉक बन जाएगा। बट गांधी जी कहते चलो ठीक है 25 ही दे दो और बात को खत्म करो। ठीक है, एंड उन्होंने ऐसा इसलिए करा था टू शो द लैंडलॉर्ड्स दैट वो हमारे फार्मर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट एम्पावर्ड द पीजेंट्स। अब फाइनली पैसे तो बहुत कम मिले उन्हें, खाली 25% पीजेंट्स को, बट उनको एक पावर मिल गई कि कल को वो उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते लैंडलॉर्ड्स। एंड दे लर्न द करेज एंड डिग्निटी, क्योंकि उनकी भी कोई वैल्यू है, ये नहीं कोई भी आके उनके साथ नाइंसाफी कर ले। ठीक है, ब्रिटिश प्लांटर्स लेटर अबैंडेड एस्टेट्स। थोड़े समय बाद वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स चले जाते हैं और सारे खेत हमारे शेयर क्रॉपर्स के ही हो जाते हैं और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग खत्म हो जाती है। चलो अब आगे क्या होता है, तो दिस इज हाउ गांधी जी ने चंपारण के पीजेंट्स की मदद करी थी, उन्हें 25% पैसा वापस दिला के। अब वो खाली उनकी मदद ऐसे ही नहीं करते हैं, यहां से एग्जाम में गाइस बहुत क्वेश्चन आएंगे, इसे ये वाले पैराग्राफ को हर साल बताती हूँ और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। गांधी जी ने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनको पैसे दिलाने की मदद नहीं करी, चंपारण की हालत तब बहुत नाजुक थी तो वहाँ और काम करे। गांधी जी सॉ सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस देयर, ही ओपन प्राइमरी स्कूल इन 6 विलेजेस, 6 स्कूलों में प्राइमरी विलेजेस, 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल खोले। महादेवी देसाई, नरहरी पारेख एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड एज अ टीचर बुलाए। देवदास जो उनके बेटे हैं एंड कस्तूरबा गांधी जो उनकी वाइफ है, उन्होंने लोगों को पर्सनल हाइजीन एंड जो है सैनिटेशन सिखाई। हेल्थ कंडीशन वहाँ पे बहुत पुअर थी तो अ डॉक्टर वॉलंटियर्ड फॉर 6 मंथ्स के लिए वहाँ एक डॉक्टर बुलाया जो 3 टाइप के मेडिसिन देते थे, जो जल्दी से कमेंट कर दो, हर बार पेपर में पूछा जाता है। कैस्टर ऑयल, किनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, जिनकी स्पेलिंग मुश्किल है तो ठीक से लिखना। ठीक है,
एट लास्ट हमें बता रखा है गांधी जी मॉनिटर्ड द आश्रम फ्रॉम डिस्टेंस। अब चंपारण में रह के अहमदाबाद के आश्रम का भी ध्यान रखते थे, जहाँ पे वो सब कुछ सुपरवाइज करते थे। कस्तूरबा गांधी इंस्ट्रक्टेड वुमेन ऑन क्लीनलीनेस, वो वहाँ की औरतों को सिखाते कि आप क्लीन रहो। एंड मेनी लिव्ड इन हट्स विद ओनली वन साड़ी एंड नो कबर्ड्स, और वहाँ पे हमें पता चलता है कि इतनी गरीबी थी इंडिया के अंदर उस समय पे कि लेडीज के पास एक ही साड़ी होती थी और घर में कोई कबर्ड भी नहीं होती थी। दिस एपिसोड, ये जो पूरा काम उन्होंने चंपारण में करा, वो गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, ब्लेंडिंग मॉरल करेज एंड सिविल डिसोबीडियंस एंड सोशल रिफॉर्म, कि जिसमें क्या हुआ, उन्होंने लोगों को करेज सिखाया और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ही डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम इन हिज ओन कंट्री, उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर हमें हमारी कंट्री में ही नहीं सिखा सकते क्या करना है क्या नहीं करना। फाइनली हमें पता चलता है जब एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज नाम के इंग्लिशमैन आते हैं और वो गांधी जी को कहते हैं कि मैं यहाँ रुक के आपकी मदद कर सकता हूँ, एंड बाकी लॉयर्स भी चाहते थे वो रुक जाए, तो गांधी जी कहते हैं नहीं, ये हमारी लड़ाई है, इसे हम अकेले लड़ने वाले हैं। तो चंपारण एपिसोड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, मॉरल अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन कुड चैलेंज द ऑपरेशन। तो गांधी जी ने बिना कोई हथियार उठाए चंपारण के लोगों को इंसाफ दिला दिया था। लास्ट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद दिस हमारा ये लेंथी चैप्टर इंडिगो भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप नोट से रीड करोगे तो बाकी चैप्टर की जो कुछ डिटेल्स जो मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ी है वो भी आप आराम से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही पढ़ना था हमें, कैसे राजकुमार शुक्ला के साथ वो वहाँ गए, उन्होंने सबकी मदद करी, 25% पैसे वापस दिलाए, थोड़ा कल्चरल बैकग्राउंड पे उनकी मदद करी, एंड सेल्फ रिलायंस में उन्होंने, जब एक इंग्लिशमैन चार्ल्स फ्रियर एंड्रू आते हैं और कहते हैं तुम्हारी मदद कर, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ इस केस में, तो गांधी जी कहते हैं नहीं, ये नहीं रुकेंगे वरना हम कमजोर दिखेंगे, हम इंडियंस अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है पोएट्स एंड पैनकेक। ओके गाइस, तो फाइनली पहुंच चुके हैं अगले चैप्टर पे, पोएट्स एंड पैनकेक। तो आई नो अभी तुम थोड़ा सा थक गए हो, बट नहीं, हमें अपना जो है बिल्कुल भी पावर डाउन नहीं करना है। तो पावर अप करने के लिए जल्दी से फायर इमोजी लगाओ और मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ अगला चैप्टर, पोएट्स एंड पैनकेक। ठीक है, तो जितनी एक्साइटेड हो कि मैं पढ़ा रही हूँ भैया, खुश हो के पढ़ो, क्योंकि ये पढ़ते ही फ्लेमिंगो खत्म है, 3 चैप्टर बचे बस हमारे। तो फायर इमोजी लगा दो, शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। बहुत जल्दी पढ़ा दूंगी मैं आपको इस चैप्टर को, बोरिंग जो आज तक लगता था अब नहीं लगेगा, सबसे आसान लगेगा आपको ये। अबाउट द ऑथर एंड जेमिनी स्टूडियो की बात करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम जेमिनी स्टूडियो जो हमारे इंडिया में हुआ करता था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अशोका मित्रन वॉज अ तमिल राइटर, ही वर्कड एट जेमिनी स्टूडियो। कुछ बताऊं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके, इतनी तो आ ही रही है समझ में तुम्हें। अशोका मित्रन इसके राइटर है, तमिल राइटर थे, जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे चेन्नई के, विच वॉज वेरी फेमस इन अर्ली इंडियन सिनेमा। जेमिनी स्टूडियो वॉज फाउंडेड इन 1940 बाय SS वासन। ठीक है, एंड अशोका मित्रन की जॉब थी वहां पे कटिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड फाइलिंग देम। ठीक है, सीम स्मॉल बट मेड हिम वेरी नॉलेजेबल। तो छोटी छोटी न्यूज़पेपर क्लिप्स काट के वो चिपकाते थे, उससे उन्हें बहुत नॉलेज मिलती थी। सबसे पहले इस चैप्टर स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में। पैनकेक वाज अ ब्रांड ऑफ अ मेकअप यूज्ड बाय एक्टर्स, फेमस पीपल लाइक ग्रेटा गार्बो एंड वैजयंती माला। तो उनके यहाँ पे एक पैनकेक नाम का मेकअप पाउडर यूज होता था, यानी कि जैसे आजकल अलग ब्रांड होते हैं, पैनकेक ब्रांड वहाँ पे आता था, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस उसे यूज करती थी। द मेकअप रूम वॉज इन एन ओल्ड बिल्डिंग, जो वहाँ का मेकअप रूम था जेमिनी स्टूडियो का, वो एक ओल्ड बिल्डिंग थी, लुक लाइक अ सैलून, जो सैलून जैसा दिखता था, विद मिरर्स एंड ब्राइट हॉट लाइट्स मेकिंग एक्टर्स अनकंफर्टेबल, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बल्ब लगे हुए थे जिसमें मेकअप कराने एक फायरी मिजरी की तरह होता था, एक्टर्स को बहुत गर्मी लगती थी। स्टाफ केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जो मेकअप रूम का स्टाफ था वो पूरे इंडिया से आता था, बंगाली, महाराष्ट्रियन, आंध्रा, मद्रास, क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज, तमिल्स, एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। एक नेशनल यूनिटी का एग्जाम्पल होता था, हर स्टेट के लोग एक जगह पे बैठ के काम करते थे मेकअप करने का। दे कुड मेक एनी वन लुक अगली और नॉर्मल यूजिंग पैनकेक एंड अदर क्रीम्स। तो हमारे ऑथर कहते हैं कि ये मेकअप करके किसी को भी बिल्कुल ही भूत बना सकते थे। ठीक है, देयर वॉज अ हायरार्की इन द मेकअप डिपार्टमेंट, एक हायरार्की फॉलो होती थी, यानी कि एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर फॉलो होता था। चीफ मेड मेन एक्टर्स अगली, ऐसे हमारे ऑथर कहते हैं, उन्हें लगता है मेकअप करके अगली बनाते थे, तो चीफ वाला मेन एक्टर को करता था। असिस्टेंट्स मेड सपोर्टिंग एक्टर्स अगली, एंड ऑफिस बॉय हैंडल द क्राउड एक्टर्स। यहाँ पे आता है हमारे चैप्टर का सेकंड कैरेक्टर, ऑफिस बॉय, जो क्राउड को हैंडल करता था। Now let's talk about the office boy जेमिनी स्टूडियो का। तो the office boy was in 40s, यानी कि 40 साल की उम्र में आ रहा था वो। wanted to become actor, director, writer, poet, क्या वो ये सब में से कुछ बनना चाहता था, but worked in makeup, बट उसको काम बस मेकअप डिपार्टमेंट में ही मिला। काम क्या था, मिक्स्ड पेंट फॉर क्राउड सीन्स, पेंट यानी कि फाउंडेशन मिक्स करता था और क्राउड के फेस पे पेंट करता था। ठीक है, he was frustrated with life, took anger on others and शुभू, जब उसको लगता था कि मेरी लाइफ में मेरे साथ
सब गलत हुआ है, मैं बड़ा आदमी नहीं बना, दूसरे लोग बन गए हैं, तो वो उसका ब्लेम डालता था बाकी लोगों पे और शुभुजी पे। तो अब ये शुभुजी कौन है? शुभु द जीनियस के बारे में हम पढ़ते हैं जेमिनाई स्टूडियो के, ठीक है। तो शुभुजी वॉज नंबर 2 एट द जेमिनाई स्टूडियो। इनका पूरा नाम है कोठामंगलम शुभु। ही वॉज पार्ट ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड लॉयल टू द बॉस। ये बॉस के बाद सेकंड नंबर पे आते थे, बॉस के बहुत करीब थे और स्टोरी डिपार्टमेंट के थे ये। ही वॉज मल्टी टैलेंटेड, काफी टैलेंटेड थे, एक पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, एक्टर भी थे, फोक स्टोरी राइटर भी थे एंड प्रॉब्लम सॉल्वर भी थे। बहुत काम करते थे ये जेमिनाई स्टूडियो में। इनके समय में जेमिनाई स्टूडियो का गोल्डन पीरियड था। क्रिएटेड स्टोरी पोएम्स, नॉवल थिलाना मोहनम्बलम एंड रिक्रिएटेड देवदासी कल्चर। तो इन्होंने ये 2 काम करे थे। ये असली के इंसान है, याद रखना है आपको इनके बारे में कि इन्होंने एक नॉवल लिखी थी। जल्दी कमेंट करो क्या नॉवल लिखी थी शुभु जी ने? थिलाना मोहनम्बलम, लर्न कर लो इसकी स्पेलिंग, एंड देवदासी इसके कल्चर को दोबारा लेकर आए थे ये, ठीक है। चैरिटेबल बहुत थे, सबकी मदद करते थे। लव्ड एवरीवन, जेनरस, येट हैड एनिमीज ड्यू टू क्लोजनेस विद द बॉस। तो ये बहुत अच्छे इंसान थे बट लोग इनसे जेलस होते थे क्योंकि ये बॉस के काफी करीबी थे। नेक्स्ट इंसान के बारे में पढ़ते हैं हम अपने पोएट पैनकेक चैप्टर के, वो है लॉयर द लीगल एडवाइजर, जो वहां लीगल एडवाइजर्स के लिए रखा गया था। न्यूट्रल, लॉजिकल, वॉर पैंट, टाई, कोट, अनलाइक खादी वेयरिंग पोएट्स। तो वैसे तो ये स्टोरी डिपार्टमेंट के पोएट्स के साथ में ही रहता था बट उनकी तरह खादी के कपड़े नहीं पहनता था, सूट बूट के अंदर रहता था। ही हेल्प्ड कंट्रोल सिचुएशंस, ठीक है। एक बार इसने क्या करा था, इसको अपोजिट बोला जाता था लीगल एडवाइजर की जगह इलीगल एडवाइजर, बिकॉज ही रिकॉर्डेड अ टेम्परामेंटल एक्ट्रेस टू काम हर एंड शी वॉज स्ट्रक डम। यानी कि मैंने इसे बहुत शॉर्ट में लिख दिया है। एक बार एक एक्ट्रेस बहुत चिल्ला रही थी तो ये उसको रिकॉर्ड करके उसकी आवाज़ सुना देता है और वो डर के मारे अपना करियर छोड़ के ही भाग जाती है क्योंकि उसको बुरा लगता है कि मैं कैसे एक्ट कर रही थी। इसीलिए इसको इलीगल एडवाइजर बोला जाता था। दैट बीइंग अ लॉयर इससे ऐसी हरकत नहीं करनी थी। अगर वो चिल्ला भी रही थी तो आराम से समझाता, नहीं इसने उसी की आवाज़ रिकॉर्ड करी और उसको सुनाया। और वो एक राइजिंग एक्ट्रेस थी बट उस दिन उसे इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ कि वो अपना सामान पैक करके स्टूडियो छोड़ के भाग गई, कभी वापस भी नहीं आई। इसलिए इसको कहा जाता है इलीगल एडवाइजर। चलो अब आगे चलते हैं पोएट्स एंड जेमिनाई लाइफ, पोएट्स के बारे में और जेमिनाई स्टूडियो की बाकी चीज़ों के बारे में। तो जेमिनाई स्टूडियो अट्रैक्टेड वेरी फेमस पोएट। जेमिनाई स्टूडियो में उस जमाने बहुत फेमस पोएट्स आते थे जैसे एस.डी. योगियर, संगू सुब्रमण्यन एंड ऑल दोस्त, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे गुड मेस था, अच्छा कैंटीन था, कॉफ़ी अच्छी मिलती थी वहाँ पे, एंड वहाँ पे सब लोग खादी पहनते थे एंड गांधी जी के फॉलोअर्स थे एंड डिसलाइक्ड कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, उसको सब डिसलाइक करते थे। बस आप ये याद रखना क्या है कम्युनिज्म, भूल जाओ, मैं इतना डिटेल पढ़ाई नहीं रही आज, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जिसमें गवर्नमेंट सब संभालती है, उसको ये लोग डिसलाइक करते थे एंड ये चीज़ सब में कॉमन थी इस जेमिनाई स्टूडियो के। देन एक दिन जेमिनाई स्टूडियो के अंदर मॉरल रियारमेंट वाले विजिट करते हैं। व्हाट इज मॉरल रियारमेंट? इन 1952 ये 200 मेंबर्स का MRA नाम का एक इंटरनेशनल सर्कस था। फ्रॉम 20 कंट्रीज इनके यहाँ पे लोग थे एंड ये यहाँ आके अलग अलग प्लेस परफॉर्म करते हैं। जेमिनाई स्टूडियो में आते हैं और तमिल के लोगों को अलग अलग प्लेस दिखाते हैं। कौन से प्लेस? एक जोथम वैली, दूसरा फॉरगॉटन फैक्टर। दोनों प्लेस के नाम लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या? जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर। जेमिनाई स्टाफ होस्टेड देम। जेमिनाई के जो स्टाफ थे इन 200 लोगों को होस्ट करते हैं, इनके साथ रहते हैं। इनके प्लेस ने हमारे तमिल कल्चर को भी इफेक्ट करा। तमिल थिएटर्स में भी कल को इनका सीन जो कॉपी होता शुरू हो जाता है सनराइज और सनसेट का। जैसे ये लोग के क्योंकि अंग्रेज थे ना तो इनके सेट काफ़ी हाईटेक होते थे, तो इनका सनराइज और सनसेट का सीन हमने इसमें कॉपी करना शुरू कर दिया इंस्पायर होके। द बॉस वासन मे हैव अनइंटेंशनली हेल्प देयर एंटी कम्युनिस्ट मैसेज ऑल्सो। और बाद में हमें पता चलता है दैट ये जो मॉरल रियारमेंट वाले लोग थे इनके जितने भी प्लेस होते थे ये एंटी कम्युनिस्ट मैसेज देते थे और शायद इनके बॉस ने इन्हें यहाँ बुलाया था, उन्हें पता नहीं था कि एंटी कम्युनिस्ट मैसेज दे रहे हैं या उन्हें पता भी था और उन्होंने जान के बुलाया था, ये हमें नहीं पता चलता, ठीक है। तो इन्होंने ये जो सारे के MRA वाले आए थे ये भी एंटी कम्युनिस्ट मैसेज ही देते थे। ये बताया हमें हमारे पोएट ने MRA वालों के बारे में। ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। अब नेक्स्ट वो बताते हैं हमारे को कि जेमिनाई स्टूडियो में एक पोएट भी विजिट करते हैं इंग्लैंड से। कौन थे वो पोएट? लेट्स स्टडी। एन अननोन इंग्लिश पोएट या एडिटर आप कहो विजिटेड जेमिनाई एंड स्टाफ वॉज पजल। स्टाफ पजल हो गया था कि भैया कौन आया है, बिकॉज दे ओनली न्यू द फेमस वाले पोएट्स, कीट्स, शेली टाइप के।
पोएट स्पोक अबाउट फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। जब पोएट आता है वो फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात करता है। एंड ऑडियंस कुडंट अंडरस्टैंड द वर्ड, क्योंकि वो इंग्लैंड से आया हुआ पोएट भारी भरकम ब्रिटिश एक्सेंट में बोलता है और वहाँ बैठे हुए लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। विजिट सीम्ड मिस्टीरियस। तो हमारे अशोकामित्रन ऑथर कहते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में कभी समझ में नहीं आया कि वो पोएट यहाँ क्यों आया था। पोएट का नाम क्या था, चलो पता करते हैं। तो लेटर अशोकामित्रन डिस्कवर्ड हिम स्टीफन स्पेंडर। उनको बाद में पता चलता है कि पोएट का नाम क्या, स्टीफन स्पेंडर, एडिटर ऑफ द इनकाउंटर मैगजीन। किसका एडिटर है वो, इनकाउंटर मैगजीन का। कब पता चलता है उनको ये, जब इनकाउंटर मैगजीन एक कॉन्टेस्ट रखवाती है तब उन्हें ये पता चलता है। एंड व्हेन ही रेड हिज नेम, उन्हें लगता है कि ये तो मेरा लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर है, कि इसकी मैगजीन ने कॉन्टेस्ट लिखवाया और ये तो मेरे स्टूडियो आया था, ठीक है। लास्ट में व्हेन ही वॉज रिटायर्ड, तब उनकी ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है कि उस दिन वो हमारे यहाँ पे स्पीच देने क्यों आया था ब्रिटिश एक्सेंट में, जब उसे पता था कोई लोग नहीं समझेंगे। क्या होता है, वन डे ही बॉट अ चीप बुक द गॉड दैट फील्ड। चीप बुक क्यों लिखी है, क्योंकि उसका एक सस्ता एडिशन मिल रहा था उनको रास्ते में। कौन सी बुक का, ये बुक जो मैंने यहाँ फोटो में लगाई है, द गॉड दैट फील्ड। इस बुक के अंदर एसेज लिखे थे बाय राइटर्स हु लेफ्ट कम्युनिज्म डिसइल्यूजन, जिसमें उन राइटर्स ने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताया था कि कैसे उन्होंने कम्युनिज्म, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैंने आपको कही है, वो पसंद करते थे पहले और उसको छोड़ दिया, ठीक है। एंड ही रियलाइज स्पेंडर्स विजिट वॉज अबाउट एंटी कम्युनिस्ट आइडियाज नॉट जस्ट पोएट्री। तो इस दिन उन्हें समझ में आता है कि अच्छा, स्टीफन स्पेंडर भी जैसे हमारे वाले एंटी कम्युनिस्ट के जो है आइडियाज़ को लेकर आए थे, ऐसे ही स्टीफन स्पेंडर भी हमारे जेमिनी स्टूडियो में एंटी कम्युनिज्म बातें करने आए थे। ये डेमोक्रेसी और ये जो ये वर्ड है ना फ्रीडम, ये एंटी कम्युनिस्ट वर्ड ही है, क्योंकि कम्युनिज्म में इनका कोई रोल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीफन स्पेंडर लिखा है, उनको क्लियर हो जाता है कि स्टीफन स्पेंडर भी इसलिए आए थे। और पूरे जेमिनी स्टूडियो में भी एंटी कम्युनिस्ट कल्चर ही था, तो इसलिए वो लोग होस्ट करते थे ऐसे लोगों को जो एंटी कम्युनिस्ट मैसेजेस देंगे, क्योंकि उस समय में कम्युनिज्म हर कंट्रीज के अंदर बढ़ रहा था। विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ भी नहीं है चैप्टर में, उन्होंने जेमिनी स्टूडियो की लाइफ बताई है। पहले बताया पैनकेक पाउडर यूज होता है, फिर उन्होंने क्या बता दिया, मेकअप स्टूडियो कैसा है, फिर कितने टाइप के उनके यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हैं, फिर ऑफिस बॉय का बताया, वो चिढ़ता है शुभू जी से, उनका पढ़ लिया, लॉयर ने क्या करा था पढ़ लिया, पोएट्स पढ़ लिए, एमआरए पढ़ा, स्टीफन स्पेंडर पढ़े। बस ये हायरार्की लर्न कर लो चैप्टर की। और ये इतना मुश्किल जो अभी लग रहा है दीदी क्या क्या बोले जा रहे हो, तो एक बार रीड कर लेना नोट से, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। नोट्स कहाँ से मिलेंगे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी से। तो जल्दी से आप पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटरव्यू। तो इसमें तो मैं कमेंट कुछ भी नहीं करा रही हूँ, हाँ ये हायरार्की जरूर कमेंट कर दो जिसमें हमने चैप्टर को पढ़ा है। पैनकेक, मेकअप स्टूडियो, ये अगर तुम बना सकते हो जैसे मैंने अभी बनाई है तो ये कमेंट कर दो। ओके चलिए शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, द इंटरव्यू। फाइनली आ चुके हैं हम अपने सेकेंड लास्ट चैप्टर पे, इंटरव्यू। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें हम जानेंगे कुछ लोगों को इंटरव्यू पसंद नहीं है, तो क्यों पसंद नहीं है, दैट्स व्हाट वी विल स्टडी हियर। सो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। काफी डिफिकल्ट सा नाम है इनका, तो जल्दी कमेंट करो, ठीक है। एंड इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़े, हम सीधा आ रहे हैं अपने चैप्टर के ऊपर। तो इंटरव्यूज हैव एग्जिस्टेड फॉर अबाउट 130 ईयर्स एंड नाउ कॉमन इन जर्नलिज्म। इंटरव्यू कब से है हमारी सोसाइटी में, 130 साल से। जल्दी कॉमेंट करो, 130 सालों से लोग इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन रीड्स इंटरव्यू एंड थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड। समझ गए, इसकी हिंदी नहीं कर रही मैं अब। ओपिनियंस अबाउट इंटरव्यूज डिफर ग्रेटली, सबके अलग अलग ओपिनियन है इंटरव्यू पे। सम ऑफ देम सी एज अ हाई आर्ट, कुछ कहते हैं बहुत बढ़िया है। अदर्स स्पेशली सेलिब्रिटीज सी देम एज इंट्रूजन और डिमिनिशिंग। सेलिब्रिटीज को लगता है ये इंट्रूजन है, यानी कि दखल अंदाजी है हमारी लाइफ के अंदर। Some culture believe photographs steal the soul. Similar fear exists for interviews. तो पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि फ़ोटो खींचते हो तो तुम्हारी आत्मा छुड़ाई जा रही हो। तो कुछ लोग इंटरव्यूज़ को भी ऐसे ही मानते हैं कि इंटरव्यू लेने के बाद हमसे कुछ हमारा छिन जाता है। नाउ हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनको इंटरव्यू पसंद नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा या लॉन्ग में आएगा आपके पेपर के अंदर। इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आएंगे ना, अभी खाली चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन क्या बनेंगे इसमें से, वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में कराऊंगी। तो अभी जो मैं चैप्टर में पढ़ा रही हूँ इसे लर्न कर लो। पहला हमें बता रखा है वी.एस. नायपॉल, जो एक राइटर है उनका, ही बिलीव्स इंटरव्यूज कैन वुंड पीपल मेकिंग देम अ लूज ऑफ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। उन्हें लगता है इंटरव्यू के बाद हम अपना कुछ पार्ट खो देते हैं, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में ना ऐसे गड़बड़ हो जाती है कि कोई गलत आंसर दे दिया और लोग गलत समझने लगे आपको, फिर आप पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे, बुरा करोगे, मानोगे खुद से कि यार मैंने क्यों बोला। इसलिए वो कहते हैं कि इंटरव्यू से हमारे को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचती है। नेक्स्ट हमारे को बता रखा है लुइस कैरल, जिन्होंने एलिस इन द वंडरलैंड जैसी बड़ी बुक लिखी है। ही हेटेड इंटरव्यूज,
उन्हें इंटरव्यू पसंद नहीं थे, रिफ्यूज देम, फियर्ड बीइंग लायनाइज, लायनाइज मतलब जैसे पापराजी जाती है ना पूरी पीछे पीछे फैंस जाते हैं, उन्हें वो सब पसंद नहीं था, अवॉइडेड ऑटोग्राफ सीकर्स एंड इंटरव्यूज। कौन? लुइस कैरल। नेक्स्ट हमें बता रखा है रूडियार्ड किपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक लिखी है मोगली वाली, ही कंसिडर्ड इंटरव्यूज इमोरल, उन्हें लगता है इंटरव्यू इमोरल है, लाइक एन असॉल्ट, यानी कि किसी को असॉल्ट मतलब पीटना, पीट दो किसी को, इंटरव्यू मांग लो उसका, एक ही बात है वो कहते थे। हिज डायरी, उनकी डायरी में उनकी वाइफ कैरोलिना ने 14 अक्टूबर 1892 को ये सब बातें लिखी थी कि उनके व्यूज ये है इंटरव्यूज पे। बट जो है येट ही इंटरव्यूड मार्क ट्वेन अर्लियर, बट खुद ये कहने के बाद कि इंटरव्यू कावर्डली करते हैं, वाइल्ड लोग करते हैं, बुरे लोग, कायर्ड लोग इंटरव्यू करते हैं, खुद उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू करा था। देन H.G. वेल्स, जिन्होंने टाइम मशीन लिखी है, वो कहते हैं इंटरव्यूज को ऑर्डियल्स यानी कि बहुत बुरा वक्त, एंड इन्होंने भी लेटर में इंटरव्यू करा था जोसेफ स्टेलिन का, जो एक बहुत बड़े रशिया के पॉलिटिकल लीडर थे। देन सॉल बेलो, एक और राइटर का बता रखा है, ही फेल्ट इंटरव्यूज लाइक थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप, यानी कि सांस रुक जाती है मेरी, ऐसा लगता है इंटरव्यूज में, बट उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। बस ये लर्न करनी है आपको 6 लाइनें इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर के लिए। अब चलते हैं हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे, बट येस कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है इंटरव्यू के, वो भी पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट ड्रॉबैक्स, इंटरव्यूज आर पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। आज के जमाने में अगर हमें लोगों के बारे में जानना है तो वी नीड टू स्टडी इंटरव्यूज। डेनिस ब्रायन, टुडे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इंप्रेशन ऑफ पीपल कम फ्रॉम इंटरव्यू। डेनिस ब्रायन एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि लोगों के बारे में जानने के लिए इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूअर्स होल्ड अनप्रेसिडेंटेड पावर, इंटरव्यूअर कौन हुआ? जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जर्नलिस्ट, उस पर बहुत पावर होती है। एज मोस्ट इंफॉर्मेशन रीचेज द पब्लिक थ्रू वन पर्सन आस्किंग अनदर, क्योंकि जब इंटरव्यू हो रहा है तो पब्लिक के सवाल कौन पूछ रहा है? इंटरव्यूअर पूछ रहा है, वो जर्नलिस्ट पूछ रहा है। तो विद दिस ये अच्छा ओपिनियन है इंटरव्यू का, 5 बुरे भी हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, उम्बर्टो एको का इंटरव्यू। इसमें हम पढ़ेंगे जो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है बोलोगना इटली के, जो साइन लैंग्वेज के ऊपर लिखा करते हैं, साइंस जो होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब क्या उनका इंटरव्यू लिया जाता है और क्यों लिया जाता है? क्योंकि इन्होंने एक नॉवल लिखी थी और वो नॉवल सुपर डुपर हिट हो गई थी, जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। तो हिंदू अखबार के एक एडिटर है मुकुट पद्मनंद, वो जाते हैं इनका इंटरव्यू लेने। ये है उम्बर्टो एको। तो मैंने यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन और आंसर क्रिएट कर दिए हैं जो मुकुट जी ने पूछा और जो उम्बर्टो एको ने जवाब दिया, ऐसी क्वेश्चन के फॉर्म में आपके एग्जाम में आएगा। डेविड लॉर्ड सेड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू मेनी थिंग्स, व्हाट डू यू थिंक। तो ये कोटेशन मुकुंद पद्मनंद जी कहते हैं कि आपके बारे में हर कोई कहता है कि आप इतने सारे काम कैसे करते हो, बच्चे भी पढ़ा लेते हो और बुक्स भी लिख देते हो और नॉवल भी लिख देते हो। तो इको कहते हैं, आई सीम टू डू मेनी थिंग्स बट रियली आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। लगता है मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ, कि नॉवल लिख रहा हूँ, बच्चे पढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, बट यूजुअली आई एम डूइंग द सेम थिंग। एक्सप्लोरिंग फिलोसफिकल एंड एथिकल आइडियाज थ्रू माई वर्क, मुझे फिलोसफी करना पसंद है, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें नॉन वायलेंस एंड पीस का ही मैसेज देता हूँ, तो फॉर मी आई एम डूइंग द सेम थिंग। देन ही आस्क, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एंड वर्क सो मच, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं और भी बहुत काम करते हैं और साथ ही के साथ में इतनी बढ़िया नॉवेल्स भी लिख देते हैं। तो ही सेज, आई यूज इंटरस्टाइसेस। इंटरस्टाइसेस वो क्या कहते हैं? स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस इन लाइफ, यानी कि 10 मिनट का भी समय है तो उसमें काम कर लो। एग्जाम्पल, वेटिंग फॉर एन एलिवेटर आई राइट एन आर्टिकल। वो कहते हैं जब आप मेरे घर ऊपर आ रहे थे एलिवेटर में से तो इतनी देर में मैंने आर्टिकल लिख लिया। प्रोडक्टिविटी कैन कम फ्रॉम टाइनी अनयूज्ड मोमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू उम्बर्टो एको, टाइम बचाना है तो छोटे छोटे जो 10-15 मिनट दिन में खाली मिलते हो उसमें काम कर लो। देन ही आस्क, योर एकेडमिक राइटिंग इज प्लेफुल एंड पर्सनल, इज इट इंटेंशनल। देन वो पूछते हैं कि आपका लिखने का तरीका बहुत अलग सा है, वो क्या इंटेंशनल है? तो वो कहते हैं यस, मेरा फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन जो था उसमें मैंने अपनी स्टोरी के फॉर्म में रिसर्च लिखी थी एंड मेरे प्रोफेसर को वो अच्छी लगी थी, तो मैंने आगे चल के स्कॉलरी बुक्स को भी वैसा ही बनाया। स्कॉलरी बुक मतलब जैसे हमारी NCERT है, अब उनका अगर स्कॉलरी बुक भी अगर वो लिखते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं लिखते उसमें कि आप बोर हो पढ़ के, स्टोरी टेलिंग में लिखते हैं, ठीक है। देन आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देन ही आस्क्ड, व्हेन एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स। तो वो कहते हैं अराउंड 50 ईयर्स में मैंने नॉवल पहले लिखी अपनी, वो भी बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्यों? एक दिन बोर हो रहे थे तो बैठ के उन्होंने अपनी नॉवल लिख दी एंड उनका नैरेटिव स्टाइल इतना अच्छा है कि उनकी नॉवल द नेम ऑफ द रोज बहुत ही सुपर डुपर हिट हो जाती है। देन ही आस्क, यू आर फेमस फॉर नॉवेल्स बट यू हैव रिटन 40+ वर्क्स ऑफ एकेडमिक ऑल्सो। कि भैया आप नॉवल के लिए फेमस हो सर, बट आपने तो 40 से भी ज़्यादा जो है कॉलेज की किताबें लिखी हैं, उसके लिए
ये तो कोई नहीं जानता, आपको बुरा लगता है? तो वो कहते हैं येस आई सी माई सेल्फ एज अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडे। तो हाँ, लगता तो है बुरा कि प्रोफेसर की तरह भी तो जानो, खाली नॉवलिस्ट थोड़ी हूँ मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज ज़्यादा अटेंड करता हूँ, बुक क्लब्स नहीं जाता हूँ मैं ज़्यादा, बट नॉवल ज़्यादा लोग पढ़ते हैं तो आई एम हैप्पी विद द फेम, ऐसा नहीं है, मुझे कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछते हैं उनकी नॉवल से रिलेटेड। द नेम ऑफ द रोज इज अ सीरियस डिटेक्टिव नॉवल जिसमें थियोलॉजी मेडिवल हिस्ट्री भी है। वर यू सरप्राइज बाय इट्स मास सक्सेस? क्योंकि इनकी जो ये नॉवल है नेम ऑफ द रोज, ये डिफिकल्ट है, तुम और मैं पढ़ेंगे तो शायद हमें इतनी समझ नहीं आएगी, गहरा नॉवल है, मेडिवल हिस्ट्री, ये वो क्वांटम फिजिक्स भी है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपने इतनी मुश्किल नॉवल लिखी, ये फेमस कैसे हुई? तो सम जर्नलिस्ट वो कहते हैं और पब्लिशर सोचते हैं कि लोगों को इजी मटेरियल पढ़ना पसंद है, बट मेरी कॉपी तो बस 10 से 15 मिलियन बिकी है और दुनिया में तो बिलियंस ऑफ पीपल हैं, तो मे भी कुछ लोगों का मन था तो उन्होंने पढ़ ली। तो उन्होंने ये जवाब दिया। देन ही आस्क्ड डिड द मेडिवल हिस्ट्री और थीम कंट्रीब्यूट टू द नॉवल का सक्सेस? क्या आपकी मेडिवल हिस्ट्री की थी? मेडिवल हिस्ट्री में चर्च दिखाए जाते हैं इंग्लैंड के और लैटिन भाषा लिखी जाती है, क्या इसकी वजह से फेमस हुई? तो वो कहते हैं आई डोंट नो किस वजह से फेमस हुई, ये तो मिस्ट्री है, बट मेरी नॉवल अमेरिका में बहुत बिकी है और मेरे यूएस पब्लिशर ने कहा था कि बस 3000 कॉपीज ही मेरी नॉवल की बिकेंगी, बट 2 से 3 मिलियन बिक चुकी थी। सो वो कहते हैं कि टाइमिंग मैटर करा, मे बी मैं इससे पहले या बाद में लिखता तो इतनी फेमस नहीं होती, मिस्ट्री है मेरी नॉवल क्यों इतनी फेमस हुई। तो सो विद दिस गाइस ये चैप्टर भी कंप्लीट। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। तो फाइनली पहुंचे गए हम अपने आखिरी चैप्टर पे, गोइंग प्लेसेस, जिसमें हम सोफी की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इस चैप्टर के राइटर का नाम कमेंट करो, A.R. बार्टन, एंड मेन कैरेक्टर्स का। तो पहली मेन कैरेक्टर है सोफी, चलो जानते हैं हु इज शी। और ये एक ड्रीम वर्ल्ड में रहती है और सोचती है कि एक फुटबॉलर है बहुत फेमस डैनी कैसी, उससे ये मिली और इसका कुछ सीन हो रहा है उसके साथ में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सीन हो रहा है मतलब कि ये मिली है उससे एक जगह पे, ऐसी ऑटोग्राफ मांग रही है। ठीक है, सोफी केम होम फ्रॉम स्कूल एंड टोल्ड जैनजी व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू हैव अ बुटीक। सोफी और जैनजी घर आ रहे थे और वो कहती है अपनी दोस्त को, जैनजी कौन है, इसकी बेस्टी है, कि मुझे बुटीक खोलना है। जैनजी वाज डाउटफुल एंड सेड दैट नीड्स मनी। सोफ वो कहती है उसमें बहुत पैसा लगेगा, बट सोफी वाज कॉन्फिडेंट शी वुड सेव मनी व्हाइल वर्किंग एज अ मैनेजर फर्स्ट एंड ऑलरेडी न्यू हाउ हर बुटीक वुड लुक। तो सोफी बिल्कुल ड्रीम वर्ल्ड में रहती है, कहती पहले मैं मैनेजर बनूंगी, पैसा सेव करूंगी और ऐसा बुटीक खोलूंगी, मुझे पता है बुटीक कैसा दिखेगा। सोफी कंपेयर्ड हरसेल्फ टू मैरी क्वेंट बिलीविंग एवरीवन वुड रिकॉग्नाइज हर टैलेंट इमीडिएटली। कहती है मैं बिल्कुल मैरी क्वेंट जो एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है उनकी तरह बनूंगी और सब लोग मेरे टैलेंट को पहचान लेंगे। जैनजी उसकी बातें सुनती रहती है बिकॉज शी न्यू बोथ गर्ल्स वर डेस्टाइन्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। जैनजी को पता है स्कूल खत्म होती है, हमने तो बिस्किट फैक्ट्री में जाके काम करना है। एंड फेल्ट सैड फॉर सोफी एंड विश सोफी वुडंट ड्रीम सो बिग। और वो सोचती है कि काश मेरी बहन, मेरी बेस्टी इतनी बड़ी बड़ी सोच ना रखी, क्योंकि करना तो हमने वही है, बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट बनाना। एज दे रीच सोफी स्ट्रीट जैनजी वार्नड हर। जब वो सोफी के घर पहुंचते हैं जैनजी उसे वार्न करती है शॉप वर्क डजंट पे वेल, शॉप वर्क में ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा बिस्किट फैक्ट्री में, एंड योर डैड वुडंट अलाउ इट, और तुम्हारे पापा अलाउ नहीं करेंगे इतने बड़े बड़े सपने। तो सोफी सजेस्टेड एन ऑल्टरनेटिव। सोफी कहते ठीक है फैशन डिजाइनर नहीं बनी तो बिकम एन एक्ट्रेस एंड अर्निंग इनफ टू बाय अ बुटीक ऑन द साइड। मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और कोने में एक बुटीक खोल लूंगी। शी ऑल्सो इमेजिन बीइंग फैशन डिजाइनर ड्रीमिंग ऑफ समथिंग सोफिस्टिकेटेड। तो सोफी इज सोफिस्टिकेटेड और ड्रीम वर्ल्ड में रहती है। जैनजी साइटेड एट सोफीज बिग ड्रीम साइड मतलब ऐसे चल बहन ठीक है सोच ले, एंड वो वहीं रहती है। At home, Sophie's father served shepherd pie, his face grimy and sweat marked. घर पे क्या होता है, जैसे सोफी अपने घर पहुंचती है उसके पापा फैक्ट्री से आए हैं, बिल्कुल ही ज़्यादा थके हारे और शेपर्ड पाई खा रहे हैं। एंड जैसे ही वो सुनते हैं सोफी को बुटीक खोलना है, जब उस पर पैसे हो तो वो कहते हैं जब आपके पास पैसा होगा बेटा हमारे लिए घर खरीद देना। लिटिल डेरेक यानी कि जो सोफी का छोटा भाई है वो भी कहता है शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डजंट शी डैड। तो इसके पूरे घर में इसकी आदत पता है, सब लोग इसे चिढ़ाते रहते हैं और इनफैक्ट छोटा भाई भी आ रहा है कि इसे तो लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं। देयर मदर साइड क्वाइटली शोइंग हर टायर्डनेस। कोने में उसकी मदर जो है बर्तन धो रही थी एंड वो बहुत थकी हुई थी क्योंकि सोफी का घर बहुत छोटा सा है और काम सारा उसकी मदर को ही करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सोफी नोटिस द कंट्रास्ट बिटवीन हर मदर्स डेलिकेट एप्रन एंड हर स्टूप बैग्ड एंड फेल्ट अ टाइटनेस इन हर थ्रोट। सोफी जब अपनी मदर को इतना काम करते हुए देखती है कि एप्रन बंधा हुआ और बेचारी सुबह से काम करे जा रही है, उसे बुरा फील होता है। और जब भी वो बुरा फील करती है तो शी फाइंड कंफर्ट, यानी कि जब वो अपना दिमाग हटाना हो तो वो चली जाती है अपने भाई के साथ मन हल्का करने के लिए। सोफी वेंट टू फाइंड हर ब्रदर जियोफ नीलिंग ऑन द कारपेट फिक्सिंग हिज मोटरसाइकिल। उसका भाई अपने रूम में था, इधर उधर या फिर बैठा हुआ था और मोटरसाइकिल
साइकिल को ठीक कर रहा था। हु इज जियोफ नाउ? सेकंड मेन कैरेक्टर, सोफी का भाई है ये, या थर्ड कह सकते हो, सेकंड जैनजी मान लो अगर तो जियोफ इज 3 years आउट ऑफ स्कूल, 3 साल से स्कूल से बाहर है। वॉज एन अप्रेंटिस मैकेनिक ट्रैवलिंग अक्रॉस द सिटी डेली। एक अप्रेंटिस है मैकेनिक, क्या काम सीख रहा है, जैसे मुकेश को सीखना था ना, बिल्कुल वैसे ही। एंड हर रोज अगले शहर जाता है, शहर से काफी दूर जाता है, मतलब कि काम सीखने के लिए। सोफी एडमायर्ड हिज साइलेंस, क्योंकि वो बहुत चुप रहता है तो सोफी उसे एडमायर करती है। एंड इमेजिन द प्लेसेस ही विजिटेड, वांटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। उसे लगता है मेरा भाई तो रोज शहर घूमने जाता है, तो आई विश मेरा भाई मुझे ले जाए। शी पिक्चर्ड राइडिंग बिहाइंड हिम इन अ येलो ड्रेस विद अ केप। तो वो इमेजिन करती है कि एक दिन भाई मुझे बाइक पे घुमाने ले जाए और मैं येलो कलर की ड्रेस में शहर घूमने जाऊंगी। While Geoff worked, सोफी एक्साइटेडली टोल्ड हिम आई मेट डैनी कैसी। सडनली सोफी क्या करती है, एकदम से चैप्टर में ट्विस्ट आ जाता है। उसका भाई काम कर रहा है, कहती है पता है तुझे मैं ना डैनी कैसी से मिली थी। अब नाउ डैनी कैसी कौन है, मैंने आपको बता दिया है, एक बहुत फेमस फुटबॉलर है। जियोफ कहता है वेयर, कहाँ मिली तुम, क्योंकि जियोफ भी डैनी कैसी का फैन है। तो सोफी सेड इन द आर्केड, यानी कि मार्केट में मिली थी। जियोफ वॉज स्केप्टिकल मतलब उसे शक होता है, झूठ बोल रही है, बट सुनता है उसकी बात को। शी डिस्क्राइब डैनी, समझाती है डैनी कैसी कैसा है। ग्रीन आइज है, जेंटल आइज है, शाय स्माइल है और बहुत टॉल नहीं है। जियोफ अब ये बात उनके फादर को भी बता देता है, हु ऑल्सो डाउटेड सोफी की स्टोरी। पापा को भी यकीन नहीं होता है। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, उसके पापा कहते हैं एक और कहानी बना ली अब तुमने, उसको बोलते हैं सोफी को। बट जो है सोफी ट्रस्टेड जियोफ इंक्लूडिंग हिम इन हर अनदर फैंटेसी। बट सोफी ने अपने दिमाग में जो फैंटेसी बनाई है वो अपने भाई को भी उस पर इंक्लूड कर लेती है, उसे कहेगी कि हाँ मैं उससे मिली हूँ। वाइल हर फादर उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। देन सोफी टोल्ड जियोफ हाउ शी आस्क्ड डैनी फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर डेरेक बट हैड नो पेन और पेपर। फिर सोफी अपने भाई को दोबारा जाती है उसके रूम में और कहती है पता है उससे मैंने ऑटोग्राफ भी मांगा था बट उसके पास पेन पेपर नहीं था तो ऑटोग्राफ तो मिला ही नहीं। एंड शी डिस्क्राइब्ड हिज एक्सेंट, की ऐसी एक्सेंट है और बहुत जेंटल मैनर्स है उसकी, काफ़ी अच्छा सा लड़का है वो। जियोफ टीज्ड हर, जियोफ उसे टीज करते हैं भाई साहब बहुत लड़कियां होंगी, उसके आगे पीछे होगी थी, नहीं कोई लड़कियां नहीं है। बट शी असॉर्ड हिम डैनी वॉज क्वाइट एंड सिंसियर, कहती नहीं बहुत मुझे सीधा सा लड़का लग रहा था मुझे। बट ड्यूरिंग अ सैट, अच्छा हाँ इसे मैंने ऐड नहीं करा है, बट देन सोफी उसे ये भी बताती है दैट हमने एक डेट फिक्स करी है, उस दिन वो मुझसे मिलने आएगा और वो मुझे ऑटोग्राफ देगा, ठीक है। Next day, during a Saturday football match, Sophie, her father and Derek watched the United play. अब वो लोग सैटरडे को हर मैच देखने जाते हैं यूनाइटेड टीम का जिसका डैनी कैसी प्लेयर है, वहीं पे वो डैनी कैसी को एक्चुअली में देख पाती है, बाकी सब उसकी इमेजिनेशन है। जियोफ वेंट टू वॉच विद हिज फ्रेंड्स, जियोफ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है। एंड यूनाइटेड टीम वॉन 2-0 एंड डैनी कैसी स्कोर्ड द सेकंड गोल ब्रिलियंटली। तो डैनी कैसी उसका फुटबॉल बहुत अच्छे उस दिन वो खेलता है। सोफी फेल्ट प्राउड एंड जियोफ वॉज एस्केटिक, क्योंकि जियोफ भी डैनी कैसी का फैन है और सोफी भी है तो दोनों बहुत खुश थे, ठीक है जी। बैक होम जैनसी आस्क्ड सोफी अबाउट मीटिंग डैनी कैसी। अब ये बात फैल चुकी थी तो जैनसी जब है सोफी से मिलती है वो उससे पूछती है कि तुम डैनी कैसी से मिली थी। सोफी वॉज सरप्राइज जियोफ हैव टोल्ड देयर फ्रेंड फ्रैंक। सोफी को बहुत गुस्सा आता है कि अरे मेरे भाई ने क्या करा, क्योंकि जो है ना जियोफ ने अपने दोस्त फ्रैंक को बताया था, फ्रैंक की बहन जैनसी है तो बात फैल चुकी थी पूरे इनके मोहल्ले में। तो शी वॉन्टेड द मीटिंग टू स्टे प्राइवेट जस्ट बिटवीन हर एंड जियोफ। वो नहीं चाहती थी कि ये फैंटेसी मेरी पूरे मोहल्ले में पता चले, ठीक है। बट उसको समझ में आ जाता है मेरे भाई ने सारी बात नहीं बताई है, ये नहीं बताया मैं दोबारा मिलूंगी, बस ये बताया एक बार ही मिली थी। तो आफ्टर डार्क अब क्या होता है, मैंने इसमें ऐड नहीं करा है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जानजी से प्रॉमिस करवा ली थी कि जानजी आगे ये बात किसी को नहीं बताएगी एंड जानजी फेल्ट हैप्पी कि मेरी दोस्त डैनी कैसी से एक बार मिली है। नाउ आफ्टर द डार्क, जब अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल रात होने वाली होती है, सोफी वॉक्ड बाय द केनाल, केनाल होता है रिवर के पास में से, अलोंग अ क्वाइट पाथ लिट बाय लैम्प्स, यानी कि वो पता नहीं कहाँ चल के एक पार्क में जा रही थी। शी सैट बीनेथ अ सोलिटरी एल्म ट्री, एक ट्री के नीचे बैठती है, उसके चाइल्डहुड फेवरेट स्पॉट है एंड वहां पे डैनी कैसी के आने को वो इमेजिन करती है। इस बच्चे की साइकोलॉजी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है आपको, या डे ड्रीमिंग इतनी बढ़ चुकी है कि वो डेट इमेजिन करने एक जगह पे जाके बैठ भी चुकी है। डाउट्स क्रेप्ट इन हर माइंड व्हेन ही डिडंट अपीयर, ऑब्वियसली वो आएगा तो नहीं, कोई आने थोड़ी वाला है, तो उसके मन में डाउट्स आते हैं। शी रिमेंबर जियोफ सेइंग ही माइट नॉट कम, तो उसको याद आता है कि जियोफ ने कहा था वो नहीं आएगा। फीलिंग सैड शी इमेजिन द स्लो वॉक होम एंड जियोफ डिसअपॉइंटेड फेस, उसको सैड फील होता है बट फिर वो खुद को समझा लेती है कि नहीं मेरे को डैनी कैसी को पता है क्या है क्या नहीं है, एंड अपने घर जाने लगती है, ठीक है।
ठीक है। शी वेंट, वापसी पे जब वो घर जा रही थी, शी वेंट टू द आर्केड एंड वहाँ पे उसे फिर से वो वाली मीटिंग जो उसने अपने दिमाग में बनाई थी उससे इमेजिन करती है। क्या इमेजिन करती है? हाउ ही सेड एक्सक्यूज मी अनंट यू डैनी कैसी, कैसे मैंने उसे बोला था आप डैनी कैसी हो ना। एंड डैनी कन्फर्म स्लाइटली रेडिंग, और उसने ब्लश करते हुए कहा हाँ मैं डैनी कैसी हूँ। सोफी एडमायर्ड हिज फ्रेकल्स, शाई स्माइल एंड जेंटल ग्रीन आइज। तो सोफी को याद आया कि कैसे उसकी स्माइल थी, कैसे फ्रेकल्स थे, कैसी आइज थी, बट ये सब कुछ नहीं हुआ था। ना वो पहली बार मिली थी, ना कोई डेट फिक्स हुई थी, ना वो अब मिली है। वो हर बार ये चीज इमेजिन कर रही है। दे शेयर्ड अ ब्रीफ मीनिंगफुल मोमेंट विदाउट पेन्स और पेपर्स। सोफी रिमेंबर्ड हिज सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस एंड ग्रीन आइज। शी विजुअलाइज लास्ट सैटरडे गेम अगेन, बट देन वो जो है फिर से अपने सैटरडे वाला गेम इमेजिन करती है जिसमें डैनी कैसी ने गोल करा था, एंड दैट्स द ओनली प्लेस जहां वो उसको असलियत में देखती है। बाकी जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक फैंटेसी का हिस्सा। ओके गाइस, तो विद दिस हमारा पूरी बुक कंप्लीट हो गई है, फ्लेमिंगो डन। अब ऐसे ही विस्तार बचे और पोएम्स बचे। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, एग्जाम से पहले देख रहे हो, 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले, तो भैया 2x पे लगा के इस वीडियो से आपका फुल ऑन रिवीजन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लग जाएंगे विस्तार और पोएम के भी, तो आप उन्हें भी जाके पढ़ लेना। ये पढ़ने के बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फुल ऑन चैप्टर आपके दिमाग में बस चुका है, आपको सब समझ में आ चुका है। तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, फ्लेमिंगो बुक डन एंड वी विल गेट 80 on 80। ठीक है, एक मोटिवेशन लाओ अपने अंदर कि हाँ भैया इस साल 100 on 100 चाहिए हमें इंग्लिश के अंदर, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी पूरी मेहनत करो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।